जली को राख कहते हैं, पर जो राख से दोबारा चमक जाए उसे ही तो आपकी मेहनत का चमत्कार कहते हैं। सो हेलो हाय, वेलकम टू इन साइंस क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज है ना, तो इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करे हैं जिससे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो इससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ना तो वन शॉट वीडियो है और ना ही ये गन शॉट वीडियो है, ये है एग्जाम शॉट वीडियो। यहाँ पर टारगेट है एग्जाम को फोकस करते हुए सारे कॉन्सेप्ट जो है बनाए गए हैं। एनसीईआरटी के हर टॉपिक्स को कवर किया गया, हर क्वेश्चंस को कवर किया गया और उस क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है, यानी कि उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाना है, सारी चीजें आपको मिलेगा। सारी चीजों का कलेक्शन आपको मिलेगा एक ही चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो इसके इंडेक्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। तो ये है फूड रिसोर्सेज। क्या क्या फूड रिसोर्सेज हैं भाई? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, देन क्रॉप प्रोडक्शंस इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शंस इंप्रूवमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स के हस्बैंड होते हैं, तो ना बाबू ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सोच रहे हो। वो तो तभी पता चलेगा ना जब इसे पढ़ोगे, है ना। तो ये है फार्मर। अब फार्मर का काम होता है बेटा, ये एक स्टोरी है फार्मर की, और फार्मर की स्टोरी बहुत ही सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि फार्मर को करना है एग्रीकल्चर। फार्मर करेगा क्रॉप्स का क्या? प्रोटेक्शन, प्रोडक्शंस एंड उसकी वैरायटी मेंटेन करता है। तो इन्हीं सारी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए, तो कहानी जो है आपकी ऐसी शुरू होती है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन, बोलो मेरे साथ साथ आप इस क्लास में बोलेंगे, है ना, कि हम जो हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। क्यों? हमारे फूड्स कंजम्पशंस के लिए। हम थोड़े ना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, यानी कि प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्शंस कर रहे हैं। और एनिमल भी तो करते हैं। क्यों? एग नहीं खाते हो, चिकन नहीं खाते हो, मीट नहीं खाते हो, फिश नहीं खाते हो? बोलोगे नहीं मैम हम तो नहीं खाते, हम भी नहीं खाते, छी, है ना। पर जो खाते, साउथ में मोस्टली यहाँ पर जो है एनिमल कंजम्पशन जो है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि साउथ की जो लोग हैं वो फिश, मटन, चिकन ये ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम हैं नॉर्थ वाले, तो हम तो भैया अपने प्लांट का कंजम्पशन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही खाएंगे। चलिए ठीक है। तो अच्छा ये बताओ भाई, ये जो प्लांट्स, हम जो वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, इससे क्या होता है? इससे हमारी बॉडी, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? उन्हें जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशंस की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की, जिससे कि हमारी बॉडी का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ होती है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? फूड की, फॉर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, हम सभी को जो है फूड की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। एंड फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। फूड हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा रहा है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, देन प्रोटीन्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो न्यूट्रिशंस है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। क्या, किससे आते हैं? वेजिटेबल्स से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं और क्रॉप से मिलते हैं। तो चलिए, एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन है कि व्हाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या इंप्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है?
है ना, फार्मर को जो फूड का इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत आ पड़ी, तो भाई फार्मर जो है उसे चाहिए क्या, पैसा। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, भाई पैसा ही तो बोलता है ना। तो फार्मर हमारे साथ, अगर हम सबको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो फार्मर को भी पैसे की ज्यादा जरूरत है। इस वजह से फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और वो किससे आएगा, इंप्रूवमेंट से आएगा। चलिए, तो कहानी जो है इस तरीके से शुरू होती है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए क्या है, इतना ज्यादा फूड भी तो पड़ेगा, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कहां जा रही है, बिलियंस में जा रही है। कहां जा रही है, बिलियंस में जा रही है। तो एवरी ईयर ह्यूमंस को यानी फार्मर को भाई फूड भी तो क्या करना पड़ेगा, उतना ग्रो करना पड़ेगा, क्रॉप्स का क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करनी पड़ेगी, ठीक है, क्रॉपिंग करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी। चलिए, तो इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में है पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इज मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड स्टिल ग्रोइंग एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, उनके लिए हमें फूड की जरूरत है। तो अब फार्मर यहाँ पर जो है फूड ग्रो करता है, बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। फार्मर्स को बिलियन टन ग्रेन्स एवरी ईयर जो है क्या करना है, ग्रो करना है। देन ये कैसे होता है, तो मोर देन लैंड, भाई किस किस से जरूरी है, इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस को बढ़ाएगा, है ना, क्या भाई क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेगा और लाइफ स्टॉक करेगा, है ना। चलिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बेटा जब इसके लिए क्या होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है मैम, बताती हूँ, रुको जरा, रुको, थोड़ा सब्र करो बाबू। चलिए, तो बताओ कौन बोल रहा है, नीचे कमेंट करके बताओ। तो बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर जो भी क्या थे, ग्रेन्स थे, क्या थे, ग्रेन्स थे, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, वो क्या कहलाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इजिली डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू द एडेप्टेशन ऑफ हाई यील्ड सीड वेराइटीज। बेटा सीड्स अच्छे होंगे तभी तो क्या है, प्रोडक्शन अच्छा होगा। देन केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्रूव्ड इरिगेशन। अरे मैम कैसे कैसे वर्ड आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझाऊंगी बाबू, सब कुछ समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड आपको पता चलेगा कि फर्टिलाइजर क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है। ये सब इसीलिए यूज करते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फार्मर के पास क्या आएगा, पैसा, है ना जी, हाँ, क्योंकि पैसा बोलता है। चलिए, तो क्या किया गया, अच्छे सीड्स लेके आए गए, है ना। की फीचर, यूज हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप, व्हीट एंड राइस, पल्सेस, राइस, व्हीट, सबका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया गया, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज किया गया, और क्या क्या किया गया, इरिगेशंस, है ना, इरिगेशंस यानी कि भाई सब क्या है, फसल में पानी भी तो लगता है, वो भी तो देना पड़ेगा। देन ग्रेटर फूड सिक्योरिटी, भाई फूड सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर पे मम्मी फूड लेके आती तो क्या खुला थोड़ा ना पड़ा रहता, अच्छे से सेव करके रखती, सिक्योर करके रखती है ना। तो जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाया गया तो वो कहलाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये देखो, है ना, ये एक फूड था, प्रोडक्शंस यहाँ पे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब आता है वाइड रिवॉल्यूशन। तो वाइड रिवॉल्यूशन क्या है मैम, चलिए बताती हूँ, रुको थोड़ा सब्र करो बाबू, बताती हूँ, सब कुछ इतना जल्दी चाहिए, पता चलेगा। वाइड रिवॉल्यूशन, जिससे पता चल रहा है आपको वाइड क्या होता है, मिल्क, हाँ वही जो हमारे सबके घरों में होता है ना, क्योंकि बेटा मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट, वही जो आप खाते हो, चीज, बर्गर, सैंडविच है ना, सब में क्या यूज होता है, चीज बहुत फेवरेट है आपका, है ना, कुल्हड़ पिज्जा, है ना। तो इसके लिए मिल्क, स्वीट्स, कितने प्रकार की स्वीट्स मार्केट में आ गई है ना। तो इसके लिए क्या है, वाइड रिवॉल्यूशन जो है लेके आया गया। क्यों भाई, मिल्क के प्रोडक्शंस के लिए। तो यहाँ पर अब क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन जो है क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो कैसे किया जाए वाइड रिवॉल्यूशन, तो एक साइंटिस्ट थे कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, वो जो है क्या है, वाइड रिवॉल्यूशन जो है लेके आते हैं। चलिए,
तो मिल्क प्रोडक्शंस को इम्प्रूव किया गया, बढ़ाया गया कंट्री के अंदर, ठीक है। और किसने किया ये? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड क्रिएटिंग अ नेशनल मिल्क ग्रिड कनेक्टिंग रूरल फार्मर्स विद द कंज्यूमर, है ना। जो रूरल फार्मर थे उनके साथ जो है मिल्क प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाता है। चलिए अभी देखो बेटा क्रॉप प्रोडक्शन, क्या क्या क्रॉप प्रोडक्शन आते हैं। अगर हम जब क्रॉप का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी क्रॉप, तो आप पढ़ेंगे बेटा जो सेरेस्ट्रियल में क्या आता है, व्हीट आता है, राइस आता है, मेजी आता है, मिलेट्स आता है। क्यों? क्योंकि ये हमें देते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन पल्सेस बहुत ज़्यादा, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। मम्मी घर पे देती तो है, दाल खा लो, अच्छी नहीं लगती, खाया करो बेटा, क्योंकि दाल जो होती बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है ना। दाल में क्या है, प्रोटीन, अच्छा स्टेमिना बिल्ट होता है। ये देखो कौन सी है, तुअर दाल है, मूंग दाल है ना। देन ऑयल सीड, ये बताओ, अरे मैम हम थोड़ा ना ऑयल सीड खाते, अरे बेटा जो खाना खाते हो तो वो जो सब्जी फ्राई होती है, पूरी फ्राई होती है, वो किस में होती है, ऑयल्स में ही होती है। अब वो ऑयल जो है किसका है, मस्टर्ड है ना, सनफ्लावर है, सोयाबीन है। अंश थोड़ा बंद करो उसको, आवाज ना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फैट होता है। देन वेजिटेबल और फ्रूट्स, भाई वो तो आपका बताओ, चलिए बताओ किसका कौन सी फेवरेट वेजिटेबल्स है और किसका कौन सा फेवरेट फ्रूट है। तो उससे मिलती है हमें विटामिन, मिनरल्स, है ना, एनर्जी मिलती है। और एक आता है फॉडर क्रॉप, यानी कि ओट्स। अरे वाह मैम, वही ओट्स जो जानवर खाते हैं वो हम खा रहे हैं? नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है ना, लेकिन फॉडर क्रॉप वही जो एनिमल खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है फूड फॉर लाइफ स्टॉक। तो ये सारे जो थे क्रॉप प्रोडक्शंस, है ना, कि हमें किससे क्या मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि इससे अल्टीमेटली हम क्या, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। क्रॉप सीजन क्या होता है? अरे मैम बस अभी नहीं, बहुत हो गया, रुको बाबू, थोड़ा रुको, क्या इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो हैं? अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्योंकि रिजल्ट बेटा आपको नॉलेज इतना इंप्रूव करना है कि आपका रिजल्ट आपसे बेहतर बगल वाले का ना बने, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और उसे इस तरीके से कैसे लिखना है एग्जाम में, है ना, ये सीक्रेट किसी को मत बताना, ठीक है ना। एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखना है वो इसमें है। चलिए तो कंटिन्यू बने रहो, रुको। क्रॉप सीजन क्या होता है बेटा? क्रॉप सीजन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रबी क्रॉप, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप, और तीसरा होता है जायद क्रॉप। कितने वर्ड, टफ नाम है मैम, है ना, कुछ नहीं, इजी है। चलिए, different crop require different conditions, temperature, moisture and different photoperiod duration of sunlight for their growth and complete life cycle. Yes, of course, आपको पता है कि क्रॉप्स के प्रोडक्शंस के लिए, है ना, टेम्परेचर, सनलाइट, अलग अलग न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा जो रबी क्रॉप्स है, मैम कैसे याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे बेटा क्यों, मैं हूं ना, मैं इजी कराऊंगी। वेट, रबी क्रॉप बेटा, रबी यानी कि विंटर, याद रखना। विंटर कब से शुरू होता है? विंटर शुरू होता है नवंबर मंथ से, हल्की गुलाबी ठंड जो है शुरू हो जाती है। रबी क्रॉप जो कि विंटर से स्टार्ट होती है ना। तो विंटर में क्या बेटा, नवंबर, विंटर का मंथ जो होता है नवंबर, गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है, तभी होती है रबी क्रॉप। और इसके जो नाम है ना बेटा, छोटे छोटे होते हैं, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड बस थोड़ा बड़ा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे छोटे छोटे नाम है ना। देन खरीफ क्रॉप से समझ में आएगा आपको रेनी सीजन। रेनी कब होती है? रेनी जून से शुरू होती है। रेनी सीजन कब बेटा? जून से स्टार्ट हो जाता है। और एक जो बचा जायद क्रॉप, जो कि क्या है आपके सीजनल इसे क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। ये कब आता है? वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये कब आता है आपका? मार्च टू जून आता है ना। कुकुम्बर है, पंपकिन है, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं, है ना। तो ये आप कैसे याद रखेंगे मैम? अरे रबी क्रॉप, रबी यानी विंटर, गुलाबी ठंड कब शुरू हो रही? नवंबर में शुरू हो रही है, ठीक है। और खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप जो है शुरू होती है आपकी कब? बोलो नीचे, चलो हाँ मेरे साथ बोलो, कब? जून में,
है ना। तो खरीफ क्रॉप कब आया? जून, यानी कि रेनी सीजन कब स्टार्ट होती है? रेन जून में आती है। एक आती है जायद क्रॉप जो कि क्या है? मस्क मिलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। हाँ वेरी गुड, है ना। अभी देखो इनके नाम कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, है ना। ग्रीन, ब्लैक, मैजी, पिगन, पैडी, सोयाबीन, जो बड़े बड़े वाले नाम है ना, ये इसमें खरीफ क्रॉप में लिख देना, ठीक है। चलिए, तो अभी देखो कि इंडिया में क्या है, देयर हैज बीन 4 टाइम इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन्स 1952 टू 2010। भाई कितना? 4 टाइम्स जो है, 4 टाइम्स जो क्या क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंप्रूव किया गया, ठीक है। और कितना? 25% द कल्टिवेटेबल लैंड एरिया। चलो, यानी कि समझो ऐसे कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है इंडिया में 9, ऐसे लिखो कॉपीज में ना, अपने बुक से निकाल के लिखा करो। 1952 से जो है क्रॉप प्रोडक्शंस कितने बार इंप्रूव किया गया? 4 टाइम जो है इंप्रूव किया गया। और टोटल लैंड एरिया का कितना था ये? 25%, ठीक है। तो ऐसे लिखो। अब एक क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है कि हाउ हैज दिस इंक्रीज प्रोडक्शंस बीन अचीव्ड फार्मिंग 3 स्टेज। बताओ कौन कौन से, है ना। तो भाई सीड फॉर प्लांटिंग, सीड्स तो चाहिए, बिना सीड्स के थोड़ा ना प्लांटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ मैम सही बोल रहे हो आप, वेरी गुड, है ना। देन न्यूट्रिशंस ऑफ द क्रॉप प्लांट। बेटा जैसे हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, सेम वैसे ही, है ना, क्या इन्हें भी तो न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? अरे बिना न्यूट्रिशंस के ये बताओ इनका जो है ग्रोथ है वो कहाँ होगा? नहीं होगा, रुक जाएगा, है ना। तो देख रहे हो इन्हें न्यूट्रिशंस की जरूरत क्यों है? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। देन प्रोटेक्शंस of the growing and harvested crop from the loss and improving crop yield can be classified। देखो बेटा प्रोटेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटेक्शन देखो कितना, ये पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। क्या है? पेस्टिसाइड, यानी कि केमिकल जो है उसका छिड़काव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वीड्स होते हैं, फंगस है, बैक्टीरिया, वो प्लांट में क्या लगते नहीं है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है, फार्मर की जो क्रॉप है वो क्या रहती है? सेफ रहती। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा है ना, पैसा बोलता है, वही पैसा बोलता है, ठीक है। यानी कि अब यहां पर फार्मर जो है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो देखो क्रॉप वैरायटीज, है ना, यानी कि अलग अलग, भाई जाते हो ना, देखो हम तो बासमती राइस खाएंगे, हम तो दावत खाएंगे, तो है ना, बिरयानी खाएंगे। तो वैरायटीज क्रॉप्स की क्या होती है? वैरायटीज होती हैं। देन क्रॉप्स जो है उसका क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन भी तो इंप्रूव करना है। भाई इतना से प्रोडक्शन से काम चल जाएगा? बिलियन पीपल है इंडिया का, नहीं चलेगा, है ना। इतना सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन होगा तो भाई क्रॉप का प्रोटेक्शन भी तो करना पड़ेगा। मैम कोई चुरा के ले जाएगा? नहीं, कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। पर अगर हम इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो वीट, फंगस जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को क्या करते हैं? डिसीजेस जो है उसमें लग जाती है, जिससे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना, और क्रॉप रिड्यूस हो जाएगी। चलिए अभी क्या है मैम, देखो कितने प्यारे क्वेश्चन आ गए जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड टू द, है ना, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, गिव एनी 2 नेम एग्जाम्पल, और व्हाट इज द खरीफ क्रॉप एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल। बेटा देखो ये रबी क्रॉप मैंने आपको बताया, रबी क्रॉप कब होती है बताओ? रबी क्रॉप स्टार्ट होती है विंटर में, गुलाबी ठंड होती है, और फिर कब है? तो देखो यहाँ पे रबी क्रॉप, है ना। चलिए तो लिखो कैसे भाई, रबी क्रॉप जो है कब होती है बोलो? विंटर। विंटर कब आता है आपका? नवंबर से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है ये? मार्च में जा रहा है। उसके बाद नाम कौन सा है भाई बताओ? तो पी है और क्या है? मस्टर्ड था, है ना। 2 नाम बता देना इसका, वेरी सिंपल। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है? तो जो खरीफ क्रॉप है ना, यानी कि कब होती है बताओ? रेनी सीजन में। कब होती है? रेनी सीजन। और रेनी सीजन कब शुरू होता है? जून से शुरू होता है। भाई अब जून में कौन कौन सी? तो सोयाबीन था, है ना, और है ना, सोयाबीन है और जो भी है, तो ऐसे नाम लिख दिए, वेरी सिंपल, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग। चलिए भाई हम यहाँ पर करते हैं इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड। मैम ये यील्ड का मतलब क्या होता है मैम बता दो? अरे बेटा यील्ड माने उपज,
चलिए, सो इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, मैम ये ईल्ड्स क्या होता है? ईल्ड्स बेटा यानी कि उपज, फार्मर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या हो, मैक्स टू मैक्स हो, है ना, तभी तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा, क्योंकि पैसा बोलता है। तो इसके लिए 3 स्टेप्स जो हैं करते हैं। पहला स्टेप जो है बेटा वो क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। वैरायटी कैसे, वैरायटीज का कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? अरे मूर्ख बालक, समझो, आप कौन सा राइस खाते हो, दावत खाते हो, पर आपका फ्रेंड बोलता नहीं मैं तो बासमती खाता हूँ, है ना, तो इसकी क्या है, कोई दावत खा रहा है, कोई बासमती खा रहा है, कोई और दूसरी वैरायटी खा रहा है, यानी कि एक ही चीज की कई वैरायटीज आती हैं, तो भाई उसको वो वैरायटीज भी तो मेंटेन करनी है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अब समझो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, भाई सबकी वैरायटीज आई हैं तो सबके प्रोडक्शंस भी तो करने पड़ेंगे, है ना। समझो भाई ये क्या है, बासमती राइस है, ये क्या है, दावत राइस है, यहाँ कोई और राइस आ गया, अब इनके क्या है, इनका भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, तो वही इन सभी का प्रोडक्शन जो है इंप्रूवमेंट करना। अब जो थर्ड है वो ये है कि क्रॉप्स का प्रोटेक्शन करना। भाई हमने वैरायटीज कर ली, प्रोडक्शंस कर लिया, अभी उसका क्या करना, प्रोटेक्शन करना। अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो देखो क्या होता है, क्या ड्रॉबैक्स है उसके, है ना। तो यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं क्रॉप्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलो इसे ना हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। समझो अभी क्रॉप वैरायटीज इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। भाई हमने तो मैन्योर पढ़ लिया, फर्टिलाइजर पढ़ लिया, है ना, कि आप इनको डाल के जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किए सके। हाँ वो पॉइंट भी है, मैन्योर से भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, फर्टिलाइजर से भी बढ़ा सकते हो, पर यहाँ कुछ और पॉइंट्स भी है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैम, ये कैसा वर्ड है? अरे समझो, यानी कि 2 प्लांट्स की स्पीशीज को लेके उसमें क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। क्या की जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। देखो जैसे कि क्या है, ये एक लिया है रेड रोज और यहाँ पर एक व्हाइट रोज, है ना। दोनों प्लांट्स भाई सेम प्लांट्स के होने चाहिए, सेम प्लांट, यानी कि ये मैरीगोल्ड नहीं होना चाहिए, रोज मीन्स रोज, ठीक है। तो दोनों प्लांट्स की स्पीशीज को लिया और उससे एक नई स्पीशीज जो है क्या की, बनाई, है ना। तो ये कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू होता है। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट्स अ प्रोसेस क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, है ना, डिसिमिलर प्लांट, अलग अलग प्लांट्स में होता है ये, एंड प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी विथ गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप। समझ में आया? चलिए अभी ये कैसे होता है, ये 3 टाइप से होता है। पहला होता है ये इंटरपेरिटल, है ना, क्या होता है, इंटरपेरिटल। इंटरपेरिटल यानी कि बिटवीन 2 वैरायटीज ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स की 2 वैरायटीज के बीच में होता है। देन सेकेंड होता है इंटरसेप्टिक। इंटरसेप्टिक क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक क्या होता है, यानी कि 2 स्पीशीज बिलोंगिंग द सेम जीन्स, है ना। जैसे ये रोज, इनके जीन्स कैसे हैं, सेम है। भाई मैरीगोल्ड तो नहीं है ना, ठीक है, हिबास्कस तो नहीं है ना। चलो ठीक। इंटर जेनेरिक यानी कि बिटवीन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीन, ठीक है, सेम जीन्स होना चाहिए और डिफरेंट जीन्स होना चाहिए। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अरे मैम क्या क्या नया नया पढ़ रहे हैं, है ना। तो समझो, आराम से कॉन्सेप्ट को समझो, उसे थोड़ा सा रिकॉल किया करो, ठीक है, और पॉज करके देखा करो वीडियो को, है ना। पहले इतना समझ लिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया और फिर से देखा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स क्या होता है बेटा, जीन्स यानी कि उसके क्या है, डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, है ना। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, जीन होता है, डीएनए होता है। तो ऐसे ही जो देखते हो एग्जाम्पल में कि कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसके डीएनए से क्या है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस फैमिली का है। तो सेम ऐसे ही प्लांट में होता है कि जीन्स क्या होता है, जीन्स दैट प्रोवाइड द desirable characteristics to crop introduced in this produce process and obtain genetically modified crops, है ना। डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लाने के लिए क्या है, हम भाई जीन्स का यूज करते हैं। चलिए देखो यहाँ पर जैसे ये है क्या, बोलो पटैटो, है ना, और ये क्या है, टमाटो। तो दोनों के जीन्स में क्या किया गया, चेंजेस किया गया, इसके भी लिए गए और इसके भी लिए गए, और उससे एक नया प्लांट ग्रो किया गया। और वो जो प्लांट आया ना, तो यकीन मानो, पता है क्या, वो पमेटो का प्लांट था। किसका था, पमेटो। एक नया जो है, एक नई स्पीशीज जो है आप बनती है, वो क्या है, पमेटो। ऐसे ही देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कलरफुल क्या है, क्या दिख रहा है, बोलो बोलो क्या दिख रहा है,
कॉर्न, है ना। तो ये कलरफुल कॉर्न कैसे आए, जब दो कॉर्न्स को क्या किया, इनकी जीन्स में चेंज किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है यहाँ पर एक नई स्पीशीज क्या है बनाई जाती है। देखो यार, एक काम आप करो या ना करो, पर ये समझो कि स्कूल से आने के बाद जो पबजी और ये फायर गेम में लग जाती हो ना, दिस इज द टोटली वेस्ट ऑफ द टाइम, है ना। आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया करो, क्योंकि स्कूल में पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज़्यादा थक जाते हो, मेंटल स्ट्रेस आपको होने लगता है ना। तो जस्ट चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है ना। बिल्कुल भी पबजी फायर गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स कम है पर इसके लॉसेस ना बहुत ज़्यादा है ना। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे ये क्या है, जीएमओ क्या होता है। एक क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन आता है जीएमओ। जीएमओ जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या होता है भाई, दो प्लांट्स के हमने क्या उसके जीन्स के, है ना, उसके डीएनए में चेंज किया तो उससे एक नई स्पीशीज आती है ना। जैसे ये दिख रहा है, ये ब्राउन और वाइट, इनके क्या है, हमने जीन्स में चेंज, इनकी जीन्स के डीएनए में चेंज किया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई, जिससे कि क्या है एक नए प्लांट्स की स्पीशीज बनी, तो ये कहलाता है जीएमओ। चलो, है ना, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया, और ऐसे क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लो कि व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्रॉप्स इंप्रूवमेंट, है ना। तो वही जो अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाया है ना, कि ये हाइब्रिडाइजेशन से ही आप क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे, है ना। तीन टाइप के थे, इंटरसेप्टिक, इंटरपेसिफिक, है ना, जो भी था कि सेम प्लांट्स के सेम स्पीशीज के बीच में आप क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो। देन डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्या करा सकते हो, क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, उनके जीन्स के क्या करा सकते हो भाई, प्लांट की जो जीन है उसके डीएनए में जो हम चेंजेस करते हैं वही तो क्या है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आया समझ में बाबू। चलिए अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि और हम प्रोडक्शंस और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड, कैसे करेंगे भाई, वेदर है, सॉइल्स हैं, समझो क्या है भाई, सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देन वाटर भी चाहिए ना, बिना वाटर के पानी क्या ग्रो करेगा, नहीं करेगा। एंड वेदर कंडीशन, है ना भाई, वेदर क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। देन ड्रॉ एंड फ्लूड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल। तो देखो सॉइल्स में क्या है, सॉइल्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन है ना, बहुत सारे न्यूट्रिशन से सॉइल आपकी क्या होती है, रिच होती है। और सॉइल जितनी रिच होगी प्रोडक्शन उतना अच्छा होता है। सो varieties that can grow in diverse conditions, क्या diverse climate conditions are useful। आजकल पता है, आजकल के जो सीड्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं, क्या जो सीड्स हैं बेटा वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जा रहे हैं कि यदि क्लाइमेट आपका कैसा है क्लाइमेट, यदि डाइवर्स कंडीशन में है, कैसा है, डाइवर्स कंडीशन में है, तो प्लांट उसको क्या है, टॉलरेट कर सकता है। क्या करे भाई, ये जो प्लांट है वो क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, पर फिर भी वो आपको प्लांट ग्रो कर रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे सीड्स जो है जनरेट किए जाते हैं। और ये सीड जो हैं कैसे होते हैं, जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है ना। तो जो बोलती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें लिखा करो, नोट किया करो। चलिए, वैरायटीज टॉलरेट to high soil salinity have been developed, है ना। यानी कि वैरायटीज कैसी है, कैसी वैरायटी, जो हाई सॉइल सैलिनिटी जो है ऐसी डेवलप की जा रही है।
अभी भाई हम चाहते हैं कि हायर ईल्ड यानी आपका प्रोडक्शन ना बहुत सारा हो, क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत सारा होगा तो फार्मर, आप हो फार्मर और आपके पास क्या होगा, पैसा, है ना, ज़्यादा पैसा, क्योंकि ज़्यादा पैसा बोलता है। तो चलो, यानी कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़, यानी कि बेटा 1 एकड़ में बहुत सारी क्रॉप्स हो, है ना, बहुत सारी क्रॉप्स होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम क्या होगा, पैसा, है ना। देन भाई अभी क्वालिटी भी तो इम्प्रूव करनी है ना, क्योंकि माल बेचोगी तो उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो वीट्स हैं, राइस हैं, पल्सेस हैं, ऑयल्स हैं, इन सब में कैसा होना चाहिए, ऑयल। आपके घरों में कौन सा ऑयल यूज़ होता है बताओ, है ना, सनफ्लावर। क्यों, क्योंकि वो ऑयल जो है वो कैसा है, बहुत ही हेल्दी है और हम सब के लिए बहुत हेल्थफुल है ना, बहुत अच्छा है। चलिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, भाई ये बताओ कि क्वालिटी भी तो इम्प्रूव करनी चाहिए, है ना। बासमती है, दावत है, और या फिर वीट है, पल्सेस में कितनी प्रकार की प्रोडक्ट महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वैरायटीज़ जो होती है वो रिच होती है ना। तो एक बात याद रखना, क्वालिटी कंसीडरेबल क्रॉप प्रोडक्शंस वेरी क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि देखो बेकिंग क्वालिटी जो है इंपॉर्टेंट, वीट प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, है ना, पल्सेस महंगी भी होती है और सस्ती भी होती है। तो जो महंगी होती है उसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। एंड देन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटीज़ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फ्रूट्स लेने भी जाते हो, देखते हो ये महंगे वाले फ्रूट्स हैं, ये सस्ते वाले फ्रूट्स हैं, है ना। सनफ्लावर महंगा आता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ जो है ना गुड क्वालिटीज़ होती हैं। देन समझो कि बायोटिक और अबायोटिक, भाई हमको डिसीज जो हमारा क्रॉप्स है ना उसे हमें बायोटिक और अबायोटिक से भी क्या करना है, क्या करना है बोलो, प्रोडक्शंस करना है ना, अपना प्रोडक्शंस ज़्यादा करना है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पैसा बोलता है, भाई फार्मर के पास बहुत सारा पैसा आएगा। तो चलिए, क्रॉप प्रोडक्शंस कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, है ना, बायोटिक की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। बायोटिक यानी कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब जो है लग जाते हैं क्रॉप्स में, देखा होगा कई बार, है ना, डिसीजेस, इंसेक्ट, ये सब हो जाता है। तो ये इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। एंड अबायोटिक क्या होता है, ड्रॉ है, सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, हीट्स है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट, दिस स्ट्रेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। यानी कि जो अबायोटिक होता है इसकी वजह से भी प्रोडक्शंस क्या होता है, कम होने लगता है। तो इसे अगर हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो जिससे कि प्रोडक्शंस जो है बढ़ाया जा सकता है। देन वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। वेराइटीज रेजिस्टेंस समझो, जो सीड्स अगर गुड क्वालिटी के होंगे, है ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा, या फिर जो सॉइल की सैलिनिटी है अगर उसमें बहुत ज़्यादा सॉइल सैलिनिटी है तो भी क्या है, वैराइटीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए। रेजिस्टेंस यानी बेटा जो प्रोडक्ट प्लांट्स होते हैं उसमें लड़ने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी वो सह लेगी, पानी अगर कम मिला है तो भी सह लेगी, है ना, बिल्कुल तपती धूप में भी खड़ी है, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्लांट्स को लड़ने की ताकत मिलना। वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, सो वाइडर एडेप्टेबिलिटी इट मीन्स डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शंस अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि जैसे देखो एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है ना, यानी कि समझो इसका जो टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, भाई समर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेनी सीजन में क्या होता है, कई बार बारिश क्या होती है, कम होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश। और विंटर सीजन, तो वो यहाँ पे ये बोलता है कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में भी हम भाई वाइडर जो है अडॉप्टेबिलिटी, क्रॉप्स जो है ना क्या कर सकती हैं, सब टॉलरेट कर सकती हैं, सारे टेम्परेचर को झेल सकती हैं। एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, तो हमने आपको बताया है ना, हाइब्रिडाइजेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम अपने डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक प्लांट्स जो है ना ग्रो कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, दो डिफरेंट जीन्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा के ये काम जो है किया जा सकता है ना। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर भाई क्या होता है, यानी टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर क्रॉप्स, है ना। क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे तो आपको न्यू प्लांट्स की स्पीशीज जो है मिल जाती है। आजकल सब कुछ पॉसिबल है बेटा, साइंस की इस दुनिया में सब कुछ आ गया है ना। ये है, इसे क्या बोलते हैं बताओ, बोलो बोलो,
हाँ, वेरी गुड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना। यानी कि देखो दो क्रॉप्स नहीं, दो कॉर्न लिए गए, उनके जीन्स, उनके डीएनए में चेंजेस किया गया, जिससे कि जो कॉर्न है उसका नया प्लांट, नई स्पीशीज जो है जनरेट की गई। जी हाँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा, है ना। यानी पहली लाइन, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देन क्या है भाई, क्रॉप्स आर प्लांट हुज डीएनए, है ना, डीएनए हैज बीन ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इनटू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स, है ना, सच एज पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस। भाई जो उसमें क्या है, नया रेजिस्टेंस हो, पेस्टिसाइड्स झेल सके, एंड हार्बिसाइड टॉलरेंस, है ना, झेल सके। इट मीन्स डाइवर्स कंडीशन, क्लाइमेट जो है उसे भी ये झेल सके, और इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, भाई न्यूट्रिशंस उसमें बहुत ज़्यादा हो। एंड कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्या क्या है भाई, सोयाबीन है, कॉर्न है एंड कॉटन है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये आप लिख के आना, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, इस तरीके से लिख के आओगे, पॉइंट में लिखना। चलिए तो देखो एक क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आ गया है ना कि व्हाट आर द क्रॉप्स नेम, बताओ, ऑब्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रीन दैट प्रोवाइड डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले नाम बता दो, है ना, जीएमओ, और सोयाबीन पढ़ा, कॉटन पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, है ना, सोयाबीन, कॉटन, एक और कॉर्न पढ़ा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए भाई। डाइवर्स कर क्लाइमेट कंडीशन को भी झेल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस देती है ना। चलिए, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, एक ना आप ना एक काम किया करो, उसके लिए क्या कर सकते हो, जब भी कोई एक टॉपिक फिनिश करते हो ना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, अब उस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो। पता है आपको, एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि अगर आप पढ़ने से ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो चीज़ें, पता है क्या, यहाँ ना आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आप बेटा जब समझ एक्सप्लेन करते समय कॉन्सेप्ट करना बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में क्या होते, रिकॉल होने लगते, और दूसरा आप ना बोल पाओगे, है ना। तो रिवीजन, उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि एक ना उसका पिक्चर आपके ब्रेन में क्रिएट हो चुका है ना। तो जिससे कि ये प्रॉफिट आपको मिलता है। तो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उसे इलैबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। चलिए तो आ जाते हैं टॉपिक पे, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट। भाई अब हमको जो प्रोडक्शन है, अभी तो हमने वैरायटीज मेंटेन की, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे। तो कैसे कैसे प्रोडक्शंस बढ़ाते हैं भाई, फार्मर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करते, क्यों, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही यहाँ पर कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, बिलियंस में है। जब बिलियंस में पॉपुलेशन होगी तो प्रोडक्शंस भी जो है वो कितना करना पड़ेगा, बिलियंस में करना पड़ेगा। तो डिफरेंट फार्मर कैन हैव ए स्मॉल और लार्ज फार्म विच दे कैन यूज डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस। अभी फार्मर क्या है, यहाँ पर ना अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे। वो कैसे करेंगे, कैसे काम करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। क्यों करते हैं भाई, इतनी डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस क्यों करेंगे, ऑफ कोर्स मनी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। क्यों, क्योंकि पैसा बोलता है, तो पैसा पैसा करती है, ठीक है। दैट अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। भाई वो कुछ अभी जब उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और टेक्नोलॉजीज भी लगेगी, है ना। एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है टेक्नोलॉजीज। ये एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजीज यानी इरिगेशंस के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, गुड क्वालिटीज़ के सीड्स चाहिए, देन फर्टिलाइज़र डालो, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार्मर परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल। समझो, है ना, क्या है भाई कि यहाँ पे प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शंस जो है उसको करना है। देन कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग। अच्छा अभी वो क्या करेगा पता है, इसके लिए गुड क्वालिटीज़ के सबसे पहले वो सीड लेके आएगा। क्या करेगा, अच्छी क्वालिटीज़ के वो सीड डालेगा, है ना। उसके बाद भाई इरिगेशंस है ना, इरिगेशंस लगेगा। क्यों, इरिगेशन जा के पानी डालोगे क्या, बाल्टी बाल्टी पानी डालेगा फार्मर, है, मशीन लगा दी, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया, पानी अपने आप डलता रहेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि फार्मर बेटा बहुत ही, आप और हमारे जैसे लोगों के पास पैसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि नो कॉस्ट
प्रोडक्शन, कम से कम पैसे में काम हो सके तो फ्री में काम हो जाए, हम तो ऐसा ही सोचेंगे। भाई एक फार्मर है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है ना, कम पैसा है, चलो ठीक ठाक खेती जो है एग्रीकल्चर कर लेते हैं। और जो भैया जो टाटा है, अडानी लोग हैं, है ना, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, भाई चाहते हैं वो मेरा तो पूरा खेत भर दो, मैं पैसा दे रहा हूँ, है ना। तो सबकी कैपेसिटी, सारे फार्मर की कैपेसिटी जो है अलग अलग होती है। तो ये देखो भाई, ये कौन है, अडानी है, टाटा है, बहुत पैसा है इनके पास, इनका पूरा खेत भर दो भैया। कैसे भरो, सीड्स डाल दो अच्छे वाले, क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी के सीड्स हो वो डाल दो, और बढ़िया बेस्ट टेक्नोलॉजी का इरिगेशन सिस्टम करो, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है हम देखेंगे क्लास में। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन बेटा है ना कितने नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट, है ना। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, आप सभी को आई होप याद है। चलिए बोलिए कि भैया क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन जो है मैनेजमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे भैया, प्रोटेक्शन करेंगे। क्यों प्रोटेक्शन करना है, कोई चोरी कर लेगा नहीं, क्या करना, पेस्टिसाइड, वीड्स, फंगस, वायरस, इन सब से हमको अपने क्रॉप्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ना, इसीलिए। चलिए, अभी यहाँ पर जो है क्रॉप प्रोडक्शंस भाई इंप्रूवमेंट तो कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी नेसेसरी कंडीशन है। ये फार्मर सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करता है ना भाई, बहुत इंटेलिजेंट है ये फार्मर। क्या है ये फार्मर जो है ना, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको चाहिए अपनी क्रॉप से बहुत सारा पैसा, क्योंकि पैसा बोलता है। चलिए, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वो देखेगा कि क्रॉप्स को बराबर न्यूट्रिशंस मिले। भाई अगर हम न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाएंगे तो तुम समझो कि क्या हमारी बॉडी ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी। क्या डेवलपमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली प्लांट्स और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना। तो भाई न्यूट्रिशंस को तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, न्यूट्रिशंस तो मैनेज करेगा। सेकेंड होता है क्रॉपिंग पैटर्न। अभी वो देखिएगा कि एक ही खेत में कैसे कैसे हम क्रॉपिंग पैटर्न जो है फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड जो आता है इरिगेशन, भाई बेस्ट से बेस्ट इरिगेशन सिस्टम लगाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, ये मॉडर्न सिस्टम चल रहा है ना अभी। तो भाई मॉडर्न है तो हम तो मॉडर्न इरिगेशन करेंगे। चलिए, प्लांट न्यूट्रिशन, अभी आपने प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, कैसे, प्लांट को न्यूट्रिशन 3 तरीकों से मिलते हैं भाई। एक तो मिलता है प्लांट को एयर से न्यूट्रिशन, दूसरा मिलता है प्लांट को न्यूट्रिशन किससे, वाटर से, और थर्ड मिलता है प्लांट को न्यूट्रिशन सॉइल से। एयर में क्या है, बोलो मेरे साथ, क्या है, ऑक्सीजन है प्लस कार्बन है, 2 चीज यहां से मिल गया। चलो, वाटर में क्या है भैया, वाटर में है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मिल गया। चलिए, एयर से ले लिया, वाटर से ले लिया, सॉइल में तो मत बोलो, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होती है। ये देखो, ये प्लांट दिख रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, है ना, कितना सारा न्यूट्रिशंस है भैया। क्यों, क्योंकि सॉइल्स में न्यूट्रिशन होगा तभी तो वो प्लांट को न्यूट्रिशन देगी, तभी तो क्या है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, सब में न्यूट्रिशन आएगा। हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन आएगा। चलिए, तो क्या भैया, बैलेंसिंग सॉइल न्यूट्रिशंस जो है, इनपुट विथ क्रॉप रिक्वायरमेंट टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल हेल्थ, ये न्यूट्रिशंस जो है सॉइल में जो होते हैं तो अच्छा होता है। देन इट इन्वॉल्व यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। भाई ये देखो, अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी बायोलॉजिकल और समझो, बायोलॉजिकल न्यूट्रिशंस क्या होता है इसे समझो भाई। वही कंपोजिंग डिकम्पोज सिस्टम, यानी कि हमारे घर में जो भी प्लांट वेस्ट है, जो भी क्या है, प्लांट का जितना वेस्ट होता है, वेजिटेबल का वेस्ट होता है, उसको क्या करो, एक गड्ढे में डाल दो और उसको कुछ दिनों तक क्या कर दो, डिकम्पोज होने दो, है ना। तो ये जो है वो सॉइल में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक जो होता है ये। Then fertilizer and manure supply plant with the necessary nutrients, macro and micronutrients। भाई ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं ना, हमने पढ़ा क्या, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस, कम टाइम में बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस देते हैं। मैन्योर भी क्या है, मैन्योर जो होता है वो एक्चुअल प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से देता है ना। तो कौन से न्यूट्रिशंस देता है, देखो, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये सारे न्यूट्रिशंस देता है। सो क्वेश्चन एक आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन बेटा फिर से आपके लिए यहाँ पे आ जाता है ना। बोलो कि मैम बार बार क्वेश्चन दिखाते हो, बेटा क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है टॉपिक के बारे में कि उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो व्हाट हैपन इफ द प्लांट लैक इन दीज न्यूट्रिशंस, तो आंसर देखो, यदि प्लांट में बेटा न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो क्या होगा। एक क्वेश्चन आ गया भाई, प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, समझो। अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो क्या हमारी बॉडी डेवलप होगी? नहीं होगी, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सेम प्लांट के साथ भी है, प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सिंपल सा है ना। सो प्लांट ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड, प्लांट्स कैन गेट डिसीजेस। एक तो प्लांट क्या होगा? अफेक्टेड होगा, ग्रोथ रिड्यूस हो गई, और क्या हो जाएगा भाई, उसको डिसीजेस भी तो होने के चांसेस हैं। समझो कॉन्सेप्ट को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी देखो बेटा यहाँ पर कि ये न्यूट्रिशंस जो हैं मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? एयर से, हमने एयर से देखेंगे क्या मिला, कार्बन, ऑक्सीजन मिला। देन वाटर, आपके बुक में ये डायग्राम है ना, वाटर से क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और सॉइल में तो बहुत सारे न्यूट्रिशन है ना। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिशन 13 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए, ठीक है। और मैक्रो और माइक्रो, भैया मतलब प्लांट जो है ना कम न्यूट्रिशंस में भी काम चला लेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन दे दो उसमें काम बन जाएगा, वो कहलाता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैम आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, हाँ मुझे पता है ना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, चिंता मत करो। 10th में भी मैं पढ़ाऊंगी, 11th में भी मैं पढ़ाऊंगी और 12th में भी मैं पढ़ाऊंगी, है ना। चलिए, तो प्लांट गेट एसेंशियल न्यूट्रिशंस फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल एंड दीज 3 न्यूट्रिशंस फ्रॉम एयर, वाटर एंड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज अदर 13 एसेंशियल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। हाँ हमको पता है, एयर से मिला, सॉइल से मिला और बोलो वाटर से मिला। प्लांट तीनों चीज़ें से न्यूट्रिशन जो है मिलता है। सॉइल से बोलो कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है मेरे साथ? तो सॉइल से प्लांट को मैक्रो न्यूट्रिशंस मिलता है, ठीक है भाई। न्यूट्रिशन क्या है मैम? तो न्यूट्रिशंस जो है वो क्या है, बोलो न्यूट्रिशन क्या है भाई? एक प्रकार का क्या है ये? फर्टिलाइजर और मैन्योर है ना। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है और मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, जो कि इनरिच द सॉइल दीज नेसेसरी न्यूट्रिशन। सॉइल की को क्या करता है? इनरिच करता है। देखो न्यूट्रिशंस डालने से सॉइल जो है क्या हो जाती है? सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है। और अच्छी सॉइल, जो सॉइल है ना, रिच सॉइल होती जो है ना, वो क्या करती है? बहुत सारा प्रोडक्शंस देती है। चलिए, तो अभी ना हम यहाँ पर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये 5 कितने मार्क्स में आएगा बेटा ये क्वेश्चन? ये 5 मार्क्स में आएगा। और क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, एक डिफरेंसेस आ सकता है। मैक्रो न्यूट्रिशन यानी कि सॉइल में क्या है? लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। देखो लार्ज अमाउंट में भाई 13 टाइप के न्यूट्रिशंस है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? स्मॉल अमाउंट में, बस छोटे से डिफरेंस है। स्मॉल अमाउंट यानी कि लिमिटेड, स्मॉल अमाउंट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो है लिमिटेड न्यूट्रिशंस है। भाई इसके फंक्शन क्या है? तो ये जो है क्या कर रहा है? प्लांट्स की जो बॉडी टिश्यूज हैं, प्लांट को एक तो एनर्जी दे रहा है। हमको न्यूट्रिशंस क्या मिलता है? एनर्जी, है ना, एनर्जी मस्त। हमको एनर्जी मिलती है तो हम क्या है? अच्छा, पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक रहती है ना। तो प्लांट को एक तो एनर्जी दे रहा है और दूसरा जो है भैया उसकी बॉडी, प्लांट के जो बॉडी टिश्यूज हैं वो मेंटेन रहेंगे, बिल्ड होंगे, ठीक है। सेकेंड भाई यहाँ पर जो है क्या कर रहा है? मेटाबॉलिक सब फंक्शन, है ना, मेटाबॉलिक ठीक ठाक, भाई ठीक ठाक काम कर सके, कम न्यूट्रिशन मिल रहे तो काम भी उतना ही करेगा, है ना। सेलुलर प्रोसेस है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना। देखो ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे विटामिन और मिनरल, ठीक है। देन फूड सोर्सेज, भाई किससे मिल रहा है? तो ये है ग्रेन्स है, मीट्स, फिश, नट्स, ऑयल एंड लेग्यूमिनस, पल्सेस, दाल में होता है, ठीक है। और ये जो है माइक्रो न्यूट्रिशन यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एग है ना। तो इनमें क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। देन क्या होता है? डिफिशियंसी, भाई अगर इन न्यूट्रिशंस की कमी आएगी तो क्या होगा? डिफिशियंसी, समझो, कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। भाई अगर इसमें क्या न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी तो हेल्थ, सॉइल की हेल्थ डाउन हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो है क्या हो जाता है? स्पेसिफिक कंडीशन लाइक एनीमिया, स्कवरी और गोइटर, मतलब इन ये सारे डिसीजेस के नाम हैं, तो आप लिख देना।
देन इक्वेशन, देखो फिर से क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन सपोज आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया। अगर आपने 3 पॉइंट लिखे हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 1 मार्क्स भी आपका, आधा मार्क्स भी कहीं नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है एंड व्हाई आर कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिशन। सबसे पहला पॉइंट जो है भाई लार्ज है, 30 टाइप के न्यूट्रिशन सॉइल को इससे मिल रहे हैं। बता दो पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर है ना, जिंक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन है। तो पहला पॉइंट कि भाई माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो क्या, रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म इन लार्ज क्वांटिटी टू ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। ठीक है ना, बंद कर दो राजा, है ना, लार्ज क्वांटिटीज में जरूरत है, क्यों, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फिर एग्जाम्पल्स बता दो बेटा, तो एग्जाम्पल जो है क्या क्या है बता दो, है ना, कहाँ कहाँ मिलेंगे ये, तो ह्यूमन, कहाँ, ह्यूमन इंक्लूड प्रोटीन, कार्बन, फाइबोहाइड्रेट। हमको जो भैया हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर भैया कहाँ से, तो प्लांट फॉर प्लांट दे आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, ये सारे वही न्यूट्रिशंस के नाम बताने हैं, कुछ भी नहीं है ना। तो ये बाबू को से थैंक यू, है ना, हमको इन बाबू को क्या है, थैंक यू कहना चाहिए कि ये बाबू इतने सारे, इतने क्यूट क्यूट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, है ना। थैंक यू, कितना क्यूट बाबू है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे, देखो फिर भी ये प्लांट को न्यूट्रिशंस कहाँ, एक क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो घूम फिरा के पूछ ले लेगा। तो अगर आएगा तो ऐसा ना, एक प्लांट का जो है ये एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देना, है ना, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, समझो। क्योंकि बेटा अगर देखो आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज है, अगर आपने आंसर अपने कॉपी में नहीं लिखे हैं तो आपके मार्क्स ना वहीं के वहीं क्या है, काट दिए जाएंगे। तो इसीलिए पढ़ने के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करना है। क्यों, क्योंकि जैसे एग्जाम में आंसर लिखोगे तो वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिशन, प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, सॉइल से तो मिलता है। कहाँ से मिलता है, सॉइल से ही मिलेगा। तो भाई ये बताओ कि प्लांट जो है कहाँ से, इसेंशियल न्यूट्रिशंस कहाँ से मिल रहे हैं, 3 मेन सोर्सेज हैं, है ना, 3 मेन सोर्सेज हैं भाई, क्या है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनसे मिला। अब बता दो, है ना। तो ये क्वेश्चन तो वेरी इज एयर, वाटर, सॉइल। एयर से क्या मिला, वाटर से क्या मिला, और सॉइल से क्या मिला, इजिली, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक फॉर्मेट आपको बताया है कि करना, अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई मैन्योर क्या होता है मैम, मैन्योर, अरे सिंपल, कुछ नहीं है मैन्योर। ये सपोज समझो कि प्लांट है, ठीक है, और ये जो है एनिमल है। तो इनके जो वेस्ट है ना बेटा, क्या है, इनके वेस्ट, है ना, वो क्या कहलाता है, मैन्योर कहलाता है। समझो, इट्स अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल एंड द प्लांट वेस्ट। ठीक है, नेचुरल एक तो पहला क्या है, नेचुरल है, दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी नहीं बोल सकते हैं, सबका वेस्ट। इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, और सॉइल में क्या करता है, न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश कर देता है ना, रिलीजिंग न्यूट्रिशंस एंड स्लोली एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है भाई, जितना भी प्लांट का वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, सॉइल में मिक्स हो गया, डिकम्पोज हो गया, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, सॉइल में क्या कर, सॉइल को रिप्लेनिश कर दे रहा है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल, है ना, इट्स अ नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस, बनाया गया सब्सटेंस है ये। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग की गई है सब फर्टिलाइजर की, एंड हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये क्या करता है, अगर इसे हम अपने प्लांट्स में डालते हैं तो इट ग्रो फास्ट, है ना, फास्टली ग्रो होता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर था और ये क्या था, मैन्योर था। एक कॉमन चीज, ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से वो हार्मफुल भी होता है। फर्टिलाइजर एज पर नीड डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले समझो कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट बेटा वही है ना कि हमने क्या किया, एनिमल और प्लांट वेस्ट को क्या कर दिया, डगिंग करके हमने सॉइल में डगिंग किया, एक गड्ढा किया और वहाँ पर सबको जो है डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो है ग्रो होंगे, वो सॉइल्स को रिच करने का काम करेंगे। ये था कंपोस्ट। ठीक है, और वर्मी, वर्मी यानी वार्म, अर्थवार्म, वर्मी यानी कि
अर्थवार्म। अब ये अर्थवार्म जो है ये भी क्या करते हैं, सॉइल की रिच करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना उसको बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो ये देखो अर्थवार्म है ना हैज इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज, है ना। अर्थवार्म क्या करते हैं, प्लांट जो है सॉइल को और ज़्यादा फर्टिलिटी दे रहे हैं, सॉइल को की रिचनेस जो है बढ़ा रहे हैं। फिर ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है, अरे बेटा ग्रीन यानी कि जो भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स का जो भी क्रॉप बेटा इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी क्रॉप्स हमने उगाई है ना, अब उसके बाद क्रॉप तो अलग कर ली, जो भी उसका वेस्ट है उस सारे वेस्ट को उसी जो है सॉइल में मिक्स कर दो, ये कहलाता है ग्रीन मैन्योर, है ना। क्या कर रहा है भाई, इट हेल्प्स इन रिचिंग द सॉइल्स एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, क्या दे रहा है सॉइल को, नाइट्रोजन फास्फोरस देता है, हो गया ठीक है। इसे और पढ़ लो, है ना, कि द एसेंशियल विच द फार्म्स वेस्ट, फार्म वेस्ट मतलब वही प्लांट वेस्ट, है ना, कौन कौन सा लाइव स्टॉक एक्सक्रिएटा, है ना, एनिमल वेस्ट, है ना, काउडंग, है ना, ये सब जो है भाई सॉइल में ही मिक्स कर दो। और कौन सा, वेजिटेबल वेस्ट है, एनिमल के जो उसे रीयूज कर लो, एंड डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, सबको क्या कर दो भाई, दोबारा से क्या कर दो, बोलो कंपोज कर लो। वेरी गुड, है ना, गुड रिप्लाइंग। चलिए अभी मैम बहुत लंबा चैप्टर, हाँ बेटा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ जो ऐसे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके 10th में भी हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से पढ़ो। और जो है पढ़ने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट नोट, एक कॉपी पेन लेके बैठो और कुछ नोट करते जाया करो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो आपको याद रहेगी पर कुछ टाइम के बाद वो भूल जाते हो, है ना। तो इसीलिए वीडियो मत देखा करो, देखो पर उसके साथ कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट भी करते जाया करो कुछ, ठीक है। अभी भैया फर्टिलाइज़र के भी कई टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। क्या मिला था, फॉस्फोरस मिल रहा था, न्यूट्रिशन सॉइल को दे रहा है ना। सो ये क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है दैट आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। भाई कौन से न्यूट्रिशंस दे रहा है सॉइल को, है ना, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, हम पढ़ चुके हैं इसको। सॉइल के लिए क्या है भाई, ये न्यूट्रिशंस है ना, सॉइल के लिए बेनिफिशियल है। क्यों भैया, जो है वाटर में डालेंगे तो इसको वाटर जो है ना, वाटर बॉडीज सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिशंस को, और प्लांट जो है फटाफट क्या हो जाएगा, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी होती है। देखो ये बाबू क्या कर रहा है, ये फर्टिलाइजर डाल रहा है, क्या डाल रहा है, ये फर्टिलाइजर जो है खेतों में डाल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्वेश्चन, चलो बताओ कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। वेरी गुड, करेक्ट है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, कि कंपेयर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मेंटेनिंग द सॉइल। मैन्योर क्या होता है, प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है ना। क्या करते भाई इसको बताओ, हम डगिंग करके हमने क्या किया, सॉइल में डाल दिए, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ये क्या कहलाता है, बोलो मैन्योर। और क्या फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस, ये भी क्या करते हैं, ये जो है प्लांट की रैपिड ग्रोथ हो रही है ना, और बहुत सारे न्यूट्रिशंस दे रहे हैं। चलिए एक बार हम इन्हें देख लेते हैं, है ना। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड, क्या भैया कहाँ यूज हो रहे हैं, बोलो मेरे साथ, है ना, फील्ड में। क्यों, सॉइल की रिचनेस जो है ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और न्यूट्रिशंस देते हैं। ये क्या है भैया, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है ना, ये सब्सटेंस कोई लॉसेस नहीं है प्लांट को इससे, ठीक है। एंड मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन प्लांट एंड एनिमल से बनता है। फर्टिलाइजर वही क्या है भैया, सिंथेटिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसको, और क्या है ना, एसेंशियल न्यूट्रिशंस प्लांट की ग्रोथ के लिए है, और कुछ नहीं, वही जो हम पढ़ चुके हैं वही सब है। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, सो इसको समझो। अभी ना हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा यहाँ पे ये होता है कि ये ना नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक तरीके से होता है। और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, सॉइल को बहुत अच्छे से रेप्लेनिश करते हैं, सॉइल की रिचनेस को बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से वो सब है ना, हम उसे देखेंगे। चलिए, यानी कि न्यूट्रिशनल मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, लाइक वही हमने जो पढ़ा, क्या क्या भैया, कंपोजिट पढ़ा और वर्मी कंपोजिट पढ़ा था, है ना, इसी में लग गया वी वर्मी कंपोजिट, उसमें अर्थवॉर्म आ जाता है ना। तो मैन्योर,
फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे। ये सब क्या कर रहे हैं, नरिश प्लांट्स एंड इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। देन नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल, है ना, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस यूज नहीं होते हैं। या इट मीन्स इसेंशियल न्यूट्रिशन सप्लाई प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज सॉइल लाइफ वाटर एंड रिटेंशन, है ना। यानी कि सॉइल्स को बेटा सिंपल सा है कि क्या प्रोवाइड कराई जा रहा है, इसेंशियल न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन कौन, क्यों, सॉइल्स जो है अच्छी, उसकी सॉइल की जो रिचनेस है वो कैसी होगी, अच्छी होगी, प्लांट जो है अच्छे ग्रो करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा। फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये सब होती हैं। और 3 ऐसे ही देखो ये है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि बायोएजेंट एल्गी, एल्गी वो जो ग्रीन कलर की काई होती है, देखते हो लगी रहती है, हाँ वो, है ना, यस ऑर्गेनिक है। बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर हमने बताया ना, डिकम्पोज करके प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल दो, है ना, वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल में मिक्स हो जाएगा। देन आता है नीम कोटेड यूरिया, देखो ये जो है ये क्या है, नीम कोटेड यूरिया है, यानी कि जो नीम का पेड़ होता है ना, उसी की लेयर लगी हुई होती है, इसको यूरिया भी कहते हैं। ये प्लांट और बहुत, ये क्या करता है, सॉइल जो है ना उसको बहुत सारा न्यूट्रिशंस दे रहा है। क्या दे रहा है, बहुत सारा न्यूट्रिशंस देता है। हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। चलिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि अभी ना हम चाहते हैं कि एक खेत में बहुत सारा प्रोडक्शन होए, सॉइल्स भी जो है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है, सेकेंड आता है इंटरक्रॉपिंग पैटर्न, है ना, और थर्ड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। बिल्कुल जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा, बिल्कुल वैसा ही है, डोंट बी कंफ्यूज हियर, है ना। क्रॉप रोटेशन यानी कि क्रॉप का रोटेशन किया जा रहा है, यानी कि देखो एक साल में जब क्रॉप ग्रो की जा रही है तो बोलता है कि पहले भाई क्या कर दो, पहले साल में कॉर्न उगा दिया, हाँ कटा है यहाँ पे, पहले आप उसमें कॉर्न को क्या कर दो, प्लांटेशन कर दो कॉर्न का। उसके बाद आप वहाँ पर क्या कर दो, सोयाबीन कर दो, देन थर्ड वीट कर दो, ठीक है, और फोर्थ यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, कोई भी न्यू क्रॉप कर दो। क्रॉप को रोटेट करके एक ही एक क्रॉप मत उगाओ, क्यों, क्योंकि देखो अगर एक साल में एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्लांट जो है ना उसने पूरा न्यूट्रिशन ले लिया, सॉइल में न्यूट्रिशंस क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो सॉइल अब न्यूट्रिशंस बनने में लगता है टाइम, इट टेक्स टाइम, है ना। तो ये बोलता है भाई वहाँ पे ना इससे अच्छा है कि दूसरी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कर दो, और जिससे कि सॉइल जो है वहाँ पर अब न्यूट्रिशंस धीरे धीरे बनता रहेगा। तो ये जो सिस्टम था ये था क्या, क्रॉप रोटेशन। सेकेंड आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी कि एक ही खेत में, ठीक है, एक ही खेत में क्या करो, समझो इसे भाई, ये क्या है आपका एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे रो में, यहाँ पर क्या है कि रो में आपको क्रॉप का प्लांटेशन करना है। तो ये किसी एक टाइप की क्या हो गई, ये जो है एक टाइप का प्लांटेशन हो गया। फिर सेकेंड रो जो होगी आपकी, यहाँ पे कुछ दूसरा प्लांटेशन होगा। फिर थर्ड जो हमारी ये रो थी, यहाँ पर यही वाला, है ना, जहां पर आप फर्स्ट कर रहे हो और थर्ड कर रहे हो। फिर फोर्थ रो, ये आपकी क्या है, फोर्थ रो है, तो ये फोर्थ रो में ये वाला, है ना, यानी कि समझो 1 और 3 ऐसा चलेगा, 1 3 5, है ना, ऑड नंबर में वही प्लांट, क्या समझो यहाँ पर जो इंटरक्रॉपिंग का जो पैटर्न है, यानी कि ऑड नंबर में करो आप, 1 3 5 7, है ना, 9। ऑड नंबर में आप सेम क्रॉप्स का पैटर्न रखो, और इवन नंबर पे आप यहाँ पर सेम क्रॉप्स का पैटर्न रखो, 4, है ना, 6 से 8, ऐसे। समझ में आ रहा है, यानी ऑड नंबर पे सेम क्रॉप्स आप उगाओगे और इवन नंबर पे सेम क्रॉप्स उगाओगे। तो ये जो प्रोसेस थी ये थी इंटरक्रॉपिंग। क्या थी ये, इंटरक्रॉपिंग इसको बोलते हैं। चलिए थर्ड आता है मिक्स्ड। मिक्स कुछ भी नहीं है, मिक्स्ड ये बोलता है भाई एक ही खेत में, है ना, सारा अलग अलग उगा दो, सारा एक ही खेत में, एक ही फील्ड में क्या है भाई, अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन कर दो। डायग्राम में दिख रहा है, में वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है।
चलिए अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि भाई ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। अगर 3 मार्क्स में आप ये क्वेश्चन आता है और इस तरीके से लिख के आओगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। भाई तो हमने पढ़ा कि इंटरक्रॉपिंग क्या है, तो हमने बोला कि जो ये था रो के फॉर्म में था, है ना, 2 से ज़्यादा रो थी, तो 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन एट द सेम टाइम सेम फील्ड, इम्प्रूव लैंड यूज इफिशियंसी। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो, सोयाबीन है, मैजी है, फिंगर है, मिलेट्स है, बाजरा है, ऐसा कर दिया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इवन और ऑड के फॉर्म में। ठीक, देन क्रॉप रोटेशन है ना, यानी कि क्रॉप को रोटेट करके आपको क्या करना है, उस पर प्लांटेशन करना है, यानी वेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड इन अ सीक्वेंस ऑन द सेम फील्ड, है ना, सेम फील्ड में आप क्या है डिफरेंट क्रॉप जो है का प्लांटेशन आप करेंगे। भाई एग्जाम्पल बता दो आप, है ना, फ्लावरिंग न्यूट्रिशन, है ना, डिप्लीटिंग क्रॉप्स विथ रिस्टोरिव वंस लाइक लेग्यूमिनस विच कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। ठीक है, कि भाई जो लेग्यूमिनस होती है, लेग्यूमिनस यानी पल्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसको प्लांट करने से जो है वो सॉइल्स में न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, रिच कर देती है। देन थर्ड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है भैया, ये देखो, एग्रीकल्चर टेक्निक्स वेयर 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड, है ना, यानी कि सेम लैंड में जहाँ पर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स जो है प्लांटेड की जा रही हैं, एंड वीट एंड मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर, है ना, एक ही सेम फील्ड में आप वीट भी कर दिया, मस्टर्ड भी कर दिया, सनफ्लावर भी कर दिया, है ना, एंड ग्राउंडनट सब उगा दो, वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरक्रॉपिंग एंड द क्रॉपिंग रोटेशन। ये एक एग्जाम्पल है ना, नहीं एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ाया है। भाई इंटरक्रॉपिंग यानी कि क्या है ना, फर्स्ट रो में आपने अलग किया, देन सेकेंड रो में अलग किया, देन थर्ड रो में जो है ना सेम क्रॉप करोगे, तो ये इंटरक्रॉपिंग था। और क्रॉप रोटेशन यानी कि आपको क्रॉप को क्या करना है, एक एक करके रोटेट करके चलना है, क्यों, जिससे कि सॉइल की जो न्यूट्रिशंस है वो बनी रहे, है ना। चलिए अभी हम आते बेटा इरिगेशन। अभी देखो हमने पढ़ लिया, फर्टिलाइजर डाला, उस पर मैन्योर डाला, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अभी ना हमने ये सब कर लिया। अच्छा ये एक ये बताओ कि क्या बिना इरिगेशन के वाटर ग्रो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, उसके लिए चाहिए इरिगेशंस, है ना, इरिगेशन सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हमने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना, कि इनके पास जो फार्मर होते हैं उनके पास कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है। अब वो फार्मर इन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने वाले हैं अपने क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए इरिगेशन सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पर देखेंगे, एक तो रेनफॉल, है ना, रेनफॉल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इरिगेशन के लिए, पर कुछ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज़ का भी जो है यूज़ करते हैं। अब वो टेक्नोलॉजीज़ क्या है वो तो पढ़ के पता चलेगा, है ना। तो डोंट बी थिंक कि चैप्टर बहुत लॉन्ग है, बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, इट मेक्स इजी, है ना, इसे इजी बनाया गया है, एंड आई एम विथ यू, सो डोंट वरी कि चैप्टर टफ है। चलो देख लेते हैं मिलके साथ में। चलिए, है ना, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर, है ना, to land to help crop growing especially in areas low and insufficient rainfall, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से क्या है वाटर की सप्लाई की जा रही है, कहाँ पर, लैंड में। चलिए अभी कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्यूबवेल है बेटा, ट्यूबवेल से भी की जाती है, एंड रेनफॉल से भी हो रही है, एंड डगवेल से भी हो रही है। ठीक है, तो ये था रेनफॉल, एक नेचुरल है ना, ये देखो डैम है, ये क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, जो वाटर हार्वेस्टिंग रेनी सीजन में जो वाटर घर की छतों से बहता है भाई उसके थ्रू भी हो रहा है। ये क्या है, कैनाल है उससे होता है। और ये क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये बेटा मॉडर्न है ना, स्प्रिंकल हो गया, तो ये क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। एक ड्रॉप वाला आता है, ड्रॉपलेट वाला, है ना, वो भी क्या है, मॉडर्न एग्जाम्पल्स है। चलिए क्रॉप का प्रोडक्शन। अच्छा ये बताओ कि जो ये वाले मेथड पता है बेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये वाटर को सेव भी करता है, क्या करता है, वाटर सेव करता है, यानी कि मॉइस्चर जो है ना क्रॉप्स में बना रहे, प्लस वाटर के एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से क्या करता है, बचाता है। तो इसीलिए स्प्रिंकल ड्रिपिंग सिस्टम जो है ना, ये सेफ है। इससे क्या होता है भाई, वाटर साइकिल जो है ना हमारा क्या हो जाता है, रीयूज हो जाता है। ये क्या कर रहा है, रिसाइकिल ऑफ वाटर,
है ना, वाटर साइकिल को रिसाइकिल कर रहा है। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, है ना, वाटर को क्या करता है, दोबारा से रीयूज कर लिया जा रहा है। ठीक है, वाटर की बर्बादी नहीं होती। अभी हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। भाई ये बताओ, अभी हमने वैरायटीज़ का मैनेजमेंट कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्रॉप्स जो है क्या बर्बाद ना हो, क्या ना हो, बर्बाद ना हो, सेफ हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोलो बोलो, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे। क्या करेंगे, पेस्टिसाइड। देखो ये लड़की जो है ना पेस्टिसाइड्स डाल रही है, क्यों, क्योंकि उसमें फंगस ना आए, इंसेक्ट्स ना आए, वायरस ना आए, यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है क्या हो, कम ना हो। ठीक है, चलिए, टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीजेस, सेफ्टी क्रॉप्स फ्रॉम threat like pest, diseases and weeds to ensure healthy growth and maximize yields, है ना, यानी कि क्या करती है, डिसीजेस से फाइट करती है। इनको डालने से क्या है, इनको डालने से, पेस्टिसाइड्स को डालने से डिसीजेस नहीं होती, वायरस नहीं आती है ना, फंगस नहीं आता, अटैक नहीं करती हैं। और मैक्सिमम क्या होता है भाई, जो ईल्ड है, उपज है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती, ग्रोथ अच्छी होती है। तो कुछ पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, हार्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स एंड बैक्टीरियासाइड्स, अल्टीमेटली सबका एक ही काम रहता है, कंट्रोल। क्या है भैया, कंट्रोल करता है, ये इंसेक्ट पे करेगा, ये क्या है, हर्बिसाइड जो है किसको कंट्रोल करेगा, वीड्स को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर जो है फंगीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स जो है कंट्रोल करता है प्लांट को कि डिसीजेस ना हो, फंगस और बैक्टीरिया जो है उस पर ना लगे, क्योंकि प्लांट में फंगस और बैक्टीरिया लगने से प्लांट का प्रोडक्शन रुक जाता है, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है ना। चलिए, तो हमारे प्लांट में कुछ अनवांटेड क्या आ जाती हैं, वीड्स आ जाती हैं, है ना, अनवांटेड प्लांट, जिन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। वीड्स यानी कि उसी एरिया में देखोगे कुछ अनवांटेड, ठीक, उसी एरिया में कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ गए जो क्या करते हैं कि कल्टीवेटेड फील्ड जो है ना, उसको रोकते हैं। कौन कौन से है, देखो, गुघारो है, और ये गाजर घास है, साइप्रस है ना, रोटनस है, मोथा, ये सब क्या है, अनवांटेड प्लांट जो है आ जाती है। अब पता है इनके आने से क्या होता है, ये पूरे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करने लगते हैं, इनकी ग्रोथ रैपिडली, प्लांट की कंपेयर टू प्लांट इनकी रैपिडली ग्रोथ होती है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं प्लांट के लिए, प्लांट के दुश्मन होते हैं ये। ठीक है, तो वीड्स भैया न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, है ना, पूरा का पूरा ये एब्जॉर्व कर लेते, क्रॉप को नहीं करने देते, बोलते मैं करूंगा। ठीक, फिर इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट, क्या करते हैं भाई, ये अंदर ही अंदर ना क्या कर रहे हैं, रूट्स, प्लांट के रूट्स और स्टेम और लीफ है ना, उनको क्या करते, कट करते रहते हैं। सक द सेल सेप फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, आपने पढ़ा हुआ है सेल सेप, है ना, आपने क्या टिश्यूज और में पढ़ा हुआ है कि प्लांट के क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो उनके जितने भी न्यूट्रिशंस है वो क्या करें, सक द सेल सेप, सेल का जो भी है वो सक कर लेते हैं, है ना, एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड, है ना, क्या कर रहे हैं ये कि क्रॉप जो है उसकी हेल्थ क्या कर देते हैं, अफेक्टेड कर देते हैं, और जिससे कि यील्ड जो है, आपकी उपज जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वीड्स बहुत मतलब बेकार ही होता, अनवांटेड प्लांट है, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेंगे प्लांट का और क्या करेंगे, रैपिडली जल्दी जल्दी ग्रोथ होने लगते हैं। ठीक है, और ये कुछ देते तो है नहीं, है ना। चलिए, डिसीजेज इन प्लांट बाय, भैया प्लांट को भी तो डिसीजेज होती हैं, देखा है अपने आसपास कि प्लांट में काले पड़ गए, सड़ गए, है ना, वो सब डिसीजेज ही होते हैं। कौन कौन से डिसीजेज होती हैं, तो पैथोजोन्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, है ना। अब भैया इनको कंट्रोल करेंगे, अगर प्लांट को डिसीजेज होती तो उसे हम करेंगे कंट्रोल, और कैसे करेंगे भाई, पेस्टिसाइड्स डाला जाएगा, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स जो है उसमें डाला जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एंड दीज केमिकल स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, है ना, यानी कि इसको जो है प्लांट में डाला जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्या, रुक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, भैया कौन सी है सबसे ज्यादा अच्छी, क्या है ना, कंडीशन विल गिव मोस्ट बेनिफिट, बेनिफिट्स कौन सी है, फार्मर के लिए कौन सी है, फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, हाँ ये तो ठीक है,
डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर। भैया बिना इरिगेशन के प्लांट ग्रो ही नहीं करता है। फिर फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड, बिल्कुल भी नहीं। सीड्स जो है ना गुड क्वालिटीज का होना चाहिए, ठीक है, यहीं पे कट हो गया। फार्मर यूज क्वालिटी सीड्स, यस। अडॉप्ट इरिगेशन, यस। यूज फर्टिलाइजर, यस। यूज क्रॉप प्रोटेक्शन, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आंसर होगा सी, ठीक है, समझ में आया। ये देखो, है ना, ये बाबू फार्मिंग कर रहा है, मतलब आप और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए भैया स्टोरेज करेंगे ग्रेन्स का, है ना, ग्रेन्स का स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज के टाइम पे हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, यानी कि क्या भैया क्रॉप्स में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि मॉइस्चर होगा तो उसमें उसके बाद अगर हम मॉइस्चर वाली क्रॉप्स को स्टोर कर लेंगे तो उसमें बाद में फंगस आ जाता है और वो क्रॉप्स को क्या करता है, बर्बाद कर देता है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। देखो ये फार्मर है भाई, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। जब इतने बल्क लेवल पे, क्या जब, है ना, जब क्रॉप्स जो है बल्क लेवल पे उसका स्टोरेज किया जा रहा है। बल्क क्या होता है मैम, बल्क बेटा बहुत सारे अमाउंट में, खेतों में देखा है ना, इतना सारा क्या है, बोलो, क्रॉप्स पड़ी रहती है ना। जब बल्क लेवल में इसका हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं। क्या होती है वो कंडीशंस भाई, इन्वॉल्विंग कीपिंग ग्रेन सेफ फ्रॉम द अबायोटिक, मॉइस्चर, पेस्ट एंड टेम्परेचर। 4 चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। यानी बायोटिक्स समझो, बायोटिक्स क्या होता है, बायोटिक्स यानी हाई लॉसेस ड्यू टू इंसेक्ट, फंगी, मिल्ड्स एंड बैक्टीरिया, है ना, ये बायोटिक में आती है। मतलब ये ना क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकती है। देन कुछ प्रिंसिपल, है ना, स्टोरेज के लिए कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे भैया, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से वो ड्राई होनी चाहिए। सेकेंड, प्रिवेंट पेस्ट एंड इंसेक्ट रेगुलरली, इंस्पेक्ट रेगुलरली देखते रहो। और प्रिजर्व पेट्स, कुछ जो है ना टैबलेट्स आती हैं, है ना, कुछ टैबलेट्स आती है तो उसको डाल दो उसमें, तो फंगस और बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी स्टोरेज ऑफ ग्रेन और क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया कंट्रोल, प्रिवेंटिव एंड मेजर कंट्रोल, है ना। तो यूज्ड बिफोर ग्रेन आर स्टोर फॉर फर्दर, भैया ठीक है, ये तो हम फ्यूचर यूज़ के लिए करते हैं ना ईयरली। तो क्या करो, अच्छे से क्लीनिंग करो उसकी, क्या, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, है ना, स्टोरेज के पहले बिफोर क्लीनिंग करना अच्छे से। देन प्रॉपर ड्राइंग प्रोडक्ट फर्स्ट, सनलाइट एंड यूजिंग केमिकल दैट कैन किल द, है ना, उसको सनलाइट में अच्छे से ड्राई कर लो और उसको क्या करो, आप देखो उसमें, है ना, जो किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स जो है कुछ टैबलेट्स डाल दो, है ना, इन पेस्ट को किल करने के लिए। तो ये इसके कुछ मेथड थे। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि व्हाट फैक्टर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। क्या फैक्टर हैं भाई, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए स्टोरेज के लिए। देन उसका मॉइस्चर जो है सनलाइट में उसको पूरी तरीके से ड्राई करो, और पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए आप वहाँ पर कुछ टैबलेट यूज़ कर सकते हो जिससे कि वहाँ पर जो है फंगस और बैक्टीरिया ना आए। ठीक है, चलिए कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या कहलाता भैया, मिल्क, बुक में दिया हुआ है, वर्गीस कुरियन जो है उन्होंने किया था, है ना। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉडर क्रॉप्स क्या है, तो आंसर है टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस। ठीक है, अब भैया माइक्रो न्यूट्रिशंस, तो विटामिन और मिनरल्स, है ना, ये माइक्रो न्यूट्रिशंस प्लांट को क्या देते हैं, विटामिन और मिनरल्स देते हैं। चलिए तो यहां तक समझ में आया सबको, आगे बढ़े, आया समझ में, चलिए नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ यस मैम आगे बढ़िए। चलिए तो यहां तक आया समझ में, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री। अरे एनिमल हस्बेंड्री मैम यानी कि एनिमल के हस्बैंड होते हैं? नहीं बेटा, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि हम यहाँ पर एनिमल्स की ब्रीडिंग करेंगे। एक वर्ड जो है आ रहा है आपके सामने, इस वर्ड को समझिए, है ना, कि ब्रीडिंग मीन्स मतलब कि एग्रीकल्चर जो है अब किस पे फोकस किया जाएगा, जो एनिमल हस्बेंड्री है इट्स अ ब्रांचेस ऑफ द एग्रीकल्चर। क्या है ये, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर है, और यहां पर हम फोकस करेंगे ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग आप समझो कि जो क्या होता है, मेल होता है, मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल जो है क्या है,
यहाँ पर ब्रीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रीडिंग हो रहा है, यानी कि उसका जो चाइल्ड आ रहा है, चाहे आप काऊ का चाइल्ड, काऊ के जो भी बच्चे होते हैं या फिर हेंस के जो बेबी होते हैं, है ना, तो वो किससे आते हैं? वो ब्रीडिंग से ही आते हैं। ओके, तो इस ब्रीडिंग के थ्रू क्या है भाई, आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा है साइंस में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अपनी स्पीशीज को बढ़ा रहे हैं। तो किसके थ्रू बढ़ा रहे हैं? इस ब्रीडिंग के थ्रू ही तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब एनिमल हस्बेंड्री का क्या काम है? तो इसमें आएगा आपका फिश प्रोडक्शन आएगा, और मिल्क प्रोडक्शन आएगा, और जो है एग प्रोडक्शन है, मीट है, चिकन है, मटन है, ये सारे प्रोडक्शंस जो हैं इसके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। तो इसी के अंदर हम देखेंगे बेटा कुछ एनिमल हस्बेंड्री के टाइप हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो इसके हैं टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या करना है ना। तो एग एंड ब्रॉयलर्स जो है प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैटल फार्मिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, फिश प्रोडक्शंस के बारे में और बी कीपिंग के बारे में। तो एग एंड ब्रॉयलर्स प्रोडक्शंस क्या होता है ना। ब्रॉयलर मीन्स क्या होता है मैम? अरे बेटा रुको ना, जब डीप में आएंगे जब, है ना, तब पढ़ेंगे, पर समझ में आ जाएगा कि अभी देखो कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है? कैटल यानी क्या होता है बेटा? पशु, जो भेड़ बकरियां होती हैं, है ना, उसकी फार्मिंग की जाती है। क्यों की जाती है? ऑफ कोर्स जो आपके घरों में जो मिल्क आता है, जो आप बॉर्नवीटा मिला कर पीते हो, तो वो कहां से आता है? इन्हीं कैटल फार्मिंग से तो आता है। तो इसकी जो है, इस कैटल फार्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों बेटा? क्योंकि जो है फार्मर अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, है ना, सो मिल्क एंड ड्रॉ लेबर फॉर द एग्रीकल्चर वर्क, टिलिंग एंड इरिगेशन एंड काटिंग। समझो, जो फीमेल कैटल होते हैं वो क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, पर जो मेल कैटल होते हैं वो क्या देते हैं? तो उनका यूज जो है किसमें किया जाता है बताओ? उनका यूज एग्रीकल्चर यानी फील्ड में ट्रिलिंग, है ना, ट्रिलिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रिलिंग के लिए जो है किया जाता है। देखते हो जो बैल वगैरह होते हैं, एक तो बैलगाड़ी के लिए पुलिंग कार्ट के लिए यूज करते थे, पर अब वो नहीं होता है। और ट्रिलिंग यानी कि उनके पीछे एक क्या है, औजार डाल दिया जाता है और जो खेत है उनकी जुताई होती है ना। तो ये यहाँ पे है। अब इंडियन कैटल बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज। भाई इंडियन कैटल जो है दो स्पीशीज मिलेगी, एक तो मिलेगी बॉस इंडिगस एंड दूसरा जो है काउस मिलेगा, है ना। एंड बॉस, बबलीज, बफेलोस, ये सब इनका काम क्या है बेटा? इनका काम कुछ नहीं, मिल्क प्रोड्यूस करना है। क्या है ना, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल है उन्हें क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। तो सिंपल सा है, आप याद रख सकते हो, है ना। कैसे याद रख सकते हो भाई? मिल्च, क्या? मिल्च। तो मिल्च यानी कि जो ऐसे एनिमल जो आपको क्या दे रहे हैं? मिल्क दे रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिल्च एनिमल कहलाते हैं। कुछ फॉरेनर्स के बारे में भी हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे कि फॉरेनर्स जो कैटल हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए, ये है एक्सोटिक जैसरी है, ब्राउन है, स्विस होल्स्टन है, फ्रेंसियन है ना। ये फ्रेंसियंस बहुत देखना कि ये फ्रेंसियंस जो है स्पेशल टाइप की है। देन इंडिजीनियस है, लोकल, है ना। लोकल वाले कौन से हैं? सिंधी, साहिवाल। जो हमारे आसपास देखते हो ना, जो जिसका हम मिल्क पीते हैं, तो यही सिंधी और साहिवाल का ही पीते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटल फार्मिंग, और कैटल फार्मिंग में मिल्च एनिमल क्या होते हैं और ड्रॉ एनिमल क्या होते हैं। तो देखो, ये सारे जो है एनिमल्स कैटल फार्मिंग जो है क्या करते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और आपको पता है कि मिल्क से कर्ड, चीज, बटर, है ना, आइसक्रीम, स्वीट्स, कितने प्रकार की डिशेस बनती हैं, जो वही चीज जो आप बर्गर, पिज्जा में यम्मी यम्मी खाते हो। ठीक है, तो मिल्च एनिमल, जैसा कि मैंने बताया, मिल्च यानी कि दोज एनिमल, है ना, हु प्रोड्यूस मिल्क, जो क्या करते हैं? डोमेस्टिक एनिमल, जो क्या कर रहे हैं? फीमेल, काऊ, बफेलो, गोट, है ना, हमको मिल्क का प्रोडक्शन देते हैं। और ड्रो एनिमल क्या होता है? तो ड्रो एनिमल जिनका काम होता है खेतों में जुताई करना, यानी कि मिट्टी जो है, सॉइल है, उसकी ट्रिलिंग करते हैं, है ना। तो ड्रो एनिमल जो कि ऐसे एनिमल जो है ना, लेबर, पुलिंग हैवी लोड और पुलिंग फील्ड, इसके तौर पे यूज किए जाते हैं। तो ये थे ड्रॉ एनिमल। अब हम यहाँ पर एक वर्ड पढ़ते हैं, लैक्टेशन पीरियड। आपको पता है कि ये लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? यानी कि ऐसे एनिमल जो मिल्क
प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बेटा आपने अब देखा होगा जो कि मदर होती है जब आफ्टर बर्थ, है ना, बच्चे के जन्म के बाद जो है क्या है, मिल्क देना शुरू करती है। तो सेम प्रोसेस जो है काऊ के साथ भी होता है ना। तो टाइम मैमल प्रोड्यूस मिल्क टू फीड इट्स यंग, अपने बेबीज को के लिए क्या है, मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करती है। एंड लास्टिंग अराउंड 305 डेज इन अ डेयरी काउस। तो जो काऊ होती है वो कितने दिन तक मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है 305 डेज, यानी कि साल भर में 305 डेज जो है काऊ मिल्क को प्रोड्यूस करती है। कब? अपने बेबी होने के बाद, यानी काऊ के बेबीज होने के बाद। चलिए, तो यहां तक समझ में आया। आगे बढ़े। चलिए, अभी ना हम क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा यहां पर ये था कि ये जो काऊ है ये क्या है, मिल्क कम देती है ना, मिल्क जो है क्या है, कम देती है। प्लस ये जो काऊ है तो ये क्या है, मिल्क बहुत ज्यादा देती है। पर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये बीमार हो जाती है। क्या होती है? बीमार जल्दी होती है। अब ये बताओ, जब हम बीमार होंगे तो क्या हमारी हेल्थ नॉर्मल रहेगी? क्या नहीं, है ना, डाउन हो जाएगी, इतना ज्यादा मिल्क फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या ऑप्शन लिया गया, यानी कि दोनों काउस के, है ना, सेम स्पीसीज, याद रखना एक वर्ड यूज कर रही हूं मैं यहाँ पर, सेम स्पीशीज। तो दोनों काऊ के जो क्या है, उनके डीएनए को लेके, है ना, उनके डीएनए को लेके एक क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और अब जो है नई काऊ को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे यानी कि ये क्रॉस, एक क्वेश्चन समझो कि क्रॉस ब्रीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। क्योंकि बेटा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सबको जो है ना क्या चाहिए, सभी लोगों को मिल्क चाहिए, स्वीट्स चाहिए, चीज है, बटर है ना। तो इसके लिए मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग जो है कराई जाती है। तो आया समझ में, कॉन्सेप्ट आया ना। चलिए अभी इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। सो इट्स अ मेटिंग ऑफ द एनिमल ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स बट सेम स्पीशीज, है ना। जो वर्ड है इसे समझिए कि सेम स्पीशीज के बीच में क्या है, एनिमल्स की हम ब्रीडिंग करा रहे हैं। देन टू कंबाइन डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमारा डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए हम दो डिफरेंट एनिमल्स, है ना, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर बेटा ब्रीडिंग्स करा रहे हैं। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देन क्रिएट ऑफ स्प्रिंग विद द एनहांस्ड क्वालिटीज लाइक हाइब्रिड बायोगोर, है ना, जिससे कि क्या है, मिल्क प्रोडक्शंस जो है क्या हो, ज्यादा हो सके। तो ये सब कौन करता है बेटा, साइंटिस्ट लोग, है ना। देखते हो सबसे पहले जो ट्रायल करते हैं वो किस में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये सेम प्रोसेस ही है। तो आया समझ में यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम शेल्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि शेल्टर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि जो है एनिमल्स को कोल्ड प्लस हीट और प्लस रेन, है ना, बारिश से क्या किया जाए बेटा, उन सेव किया जाए। यानी कि जहां पर वो रहते हैं वो जगह, जो वो प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, है ना। ये जहां पर कैटल्स पूरे रहते हैं उनको बेटा, क्योंकि ना अगर गंदगी मची रहेगी तो समझो क्या होता है, गंदगी से ना लोगों को डिसीजेस हो जाएगी, है ना, और डिसीजेस हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा। तो इसीलिए शेल्टर का मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी है। ऐसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझो ना, हमारे पास भी क्या है, रूफ है, हम घर पे रहते हैं। क्यों रहते हैं, हमें ठंड नहीं लगती, हमें गर्मी नहीं लगती और हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है। और हमारे घर कैसे होते हैं, क्लीन होते हैं। अगर इसी घर में गंदगी रखेंगे तो हम डिसीजेस से अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम विथ द एनिमल्स, ओके। चलिए, तो शेल्टर जो है अंडर द वेल वेंटिलेटेड रूफ्स शेड्स दैट प्रोटेक्ट रेन, हीट एंड कोल्ड, ओके। देन द फ्लोर जो है कैटल का कैसा होना चाहिए, नीड टू बी स्लोपिंग, है ना, स्लोप होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। यानी कि सिंपल, हमारे घरों में भी देखते हो कि क्या, हमारे घरों में भी जो हमारा स्लोप होता है, फ्लोर होता है ना, वो कैसा होता है, स्लोपिंग में होता है कि पानी डाला तो ऐसा, है ना, बह जाए, प्लस ड्राई होना चाहिए।
क्या है, फ्लोर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए प्लस क्लीन होना चाहिए, है ना। तो हमें सारे एनिमल्स को भी यही चीजें देनी है, ठीक है ना। तो आया समझ में यहाँ तक, बढ़े आगे। ये था शेल्टर मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अभी फूड रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्हें भी भाई जब आप इन्हें अच्छा खाना देंगे तब तो ये मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, भूखे थोड़े ना मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। तो जो कैटल है वो क्या है, क्या खाती है ना, उनके ग्रेन्स है, और कैटल के ग्रेन्स में होता है बहुत ज्यादा फाइबर। क्या होता है बेटा, फाइबर होता है, ठीक है भाई। इन्हें हेल्दी होने के लिए क्या है, फूड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो मेंटेनेंस रिक्वायर विच द फूड रिक्वायर सपोर्ट टू एनिमल टू लाइव हेल्दी। हेल्दी होने के लिए क्या है, फूड की जरूरत पड़ती है। देन क्यों भाई, क्योंकि ये मिल्क प्रोड्यूस कर सके। और फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड एनिमल फीड इंक्लूड्स, है ना, इनका लैक्टेशन पीरियड यानी बेटा कि ये मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके बेबीज जो होते हैं, है ना, इनका लैक्टेशन पीरियड हमने पढ़ा था कितना होता था, 305 होता है ना। तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है। अब है ना, यहां पर एक वर्ड आ रहा है रफेज विच इज लार्ज फाइबर। ये जो खाना, ये फूड खा रहे हैं, ये रफेज जो है इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, फाइबर्स होता है, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेट विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ द प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशंस। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये जो कॉन्सेंट्रेट है इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और जो इंडियन कैटल्स होते हैं उन्हें इतना फाइबर वाला जो फूड है वो खाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जब जितनी हेल्दी होंगे वो उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे तो मोटा पैसा, है ना, मोटा पैसा मोटी चैन, क्योंकि पैसा ही तो बोलता है, सबको पैसे की जरूरत है ना। चलिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीजेस। अब इन कैटल्स को डिसीजेस हो जाती है तो अल्टीमेटली इन कैटल्स को डिसीजेस से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो इसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं बेटा, फार्मर जो होता है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि जो एनिमल है उसको डिसीजेस से बचाना, उनको शेल्टर देना, उनको हेल्दी डाइट देना। खाली देखो उनकी प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शंस के लिए कितना कुछ करना पड़ता है फार्मर को। तो वही कैटल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस, द डिसीजेस बिसाइड कॉजेस डेथ, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शंस, ठीक है भाई। जब उनको क्या होती है, डिसीजेस हो जाती है ना, कैटल्स को क्या हो जाएगी, जब डिसीजेस हो जाएगी तो कैटल जो है क्या करेंगे भाई, मिल्क प्रोडक्शंस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे। इसीलिए एनिमल जो है, हेल्दी एनिमल फीड रेगुलरली एंड नॉर्मल पोजीशन, है ना भाई, क्या है, फीड्स रेगुलरली, है ना। हमारी हेल्दी लाइफ के लिए जो है हम क्या है, हेल्दी डाइट्स करें। देन एक्सटर्नल पैरासाइट। अभी देखो डिसीजेस टू टाइप से होती है, एक होगी बेटा एक्सटर्नल जो कि हमारी स्किन में होती है, क्या, वही वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, इसकी वजह से है ना क्या हो जाती है बेटा, स्किन डिसीजेस हो जाती है ना। पैरासाइट, उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, उनकी स्किन में कुछ पैरासाइट्स आ जाते हैं जिसके कारण से इन्हें स्किन डिसीजेस हो जाती है। वही आया समझ में, यहां तक आया ना, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल पैरासाइट क्या होता है, तो इंटरनल पैरासाइट जो होता है, वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, जो क्या करते हैं उनको, है ना, स्टमक पेन होने लगता है। क्या होता है, स्टमक पेन होता है। और हमारी इंटेस्टाइन, साइंस में आप पढ़ रहे हो ना कि इंटेस्टाइन जो है वो सब क्या है, डैमेज कर दे रहा है। क्या है, लीवर को अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, इनका लीवर डैमेज कर देता है। तो इन्फेक्शन डिसीजेस ऑल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड द वायरस, ठीक है। स्किन डिसीजेस दो कारण होते हैं, एक तो एक्सटर्नल जो कि पैरासाइट की वजह से होता है ना, एनिमल्स की स्किन में क्या है, पैरासाइट आ जाते हैं जिसके कारण उनकी स्किन में डिसीजेस आ जाता है। और दूसरा आता है इंटरनल डिसीजेस, तो वो किसके कारण होता है बताओ, वायरस है, बैक्टीरिया है, और क्या है, वॉर्म्स की वजह से होता है ना। अब इंटरनल है तो बेटा इंटरनल में क्या है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है ना। तो ये सब क्या अल्टीमेटली क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ओके चलिए, तो इसके लिए बेटा क्या किया जा सकता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन यानी कि
प्रोटेक्ट करता है, उन्हें डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करता है ना। छोटे बच्चों को भी देखते हो वैक्सीनेशन दिया था, आपको भी लगा वैक्सीनेशन, है ना, कि आपकी बॉडी किसी भी डिसीजेस से फाइट कर सके। तो इसीलिए एनिमल्स को क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, वैक्सीनेशन जो होता है गिवन टू फार्म एनिमल अगेंस्ट मेनी मेजर बैक्टीरियल डिसीजेस, है ना, बैक्टीरियल डिसीजेस से के अगेंस्ट वो क्या करता है, फाइट करने का काम करता है। तो ये थी यहां तक की कहानी। आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े, आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? ऑफ कोर्स जो हैन होती हैं वो क्या देती हैं, एग देती हैं, पर जो चिकन होते हैं है ना, तो वो क्या देते हैं, मीट देते हैं अल्टीमेटली, है ना। इस पोल्ट्री फार्मिंग में आपको दो चीज चाहिए, चिकन चाहिए, मीट चाहिए और एग चाहिए, बस इतना ही चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो वो सारी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। नॉटी बॉय, है ना, क्या डिमोटिवेट हो जाते हो कि मैम बस थक गए, बहुत हो गया। अरे बेटा अभी चैप्टर थोड़ा ही बचा है, ऐसे हार जाओगे तो चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए आई एम विथ यू, डोंट वरी, चलो लगे रहो। चलिए, द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग डोमेस्टिक बर्ड्स लाइक द चिकन्स, क्या, चिकन फॉर देयर मीट और एग, है ना। एग, चिकन जो है क्या प्रोड्यूस करेगी, एग और मीट को प्रोड्यूस करेगी। अब भाई ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या प्रोवाइड करवा रही है, प्रोटीन एंड मेजर इकोनॉमिक सेक्टर, है ना। ये पोल्ट्री फार्मिंग जो है ना ये मेजर इकोनॉमिक सेक्टर है। क्यों है? क्योंकि आप देखते हो कि कितना ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूस कर रहा है भाई अल्टीमेटली वो क्या पा रहा है, पैसा, है ना, क्योंकि पैसा बोलता है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ फार्मिंग। अभी हम दो टाइप की फार्मिंग पढ़ेंगे, एक होता है ब्रॉयलर फार्मिंग और दूसरा होता है लेयर फार्मिंग। अब आप सोच रहे हो कि मैम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्रॉयलर फार्मिंग क्या होती है और लेयर फार्मिंग क्या होती है। अरे तो सिंपल समझो, लेयर, एग जो होता है उस एग में क्या होती है, लेयर होती है। एक तो जो व्हाइट कलर की लेयर होती है ना, क्या हो, कैल्शियम से बनी हुई होती है, और एक पतली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना। तो ऑफकोर्स भाई एग जो है उसमें क्या है, लेयर है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब होता है ब्रॉयलर फार्मिंग। भाई बॉईल किसको करते हैं, चिकन है, मीट है, उसको बहुत ज्यादा बॉईल करने की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसी फार्मिंग जो हम क्या है, मीट के लिए करेंगे वो कहलाता है बेटा ब्रॉयलर फार्मिंग। सो आया कॉन्सेप्ट समझ में आता, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो ये था क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। चलिए अभी आता है पोल्ट्री फार्मिंग के कुछ और पॉइंट्स, है ना, कि इंडिया में किस तरीके के पोल्ट्री, इंडियन जो है इंडियन पोल्ट्री फार्मिंग कैसे होगी और फॉरेनर पोल्ट्री फार्मिंग जो है कैसे होगी। तो भाई इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एप्रोप्रिएट ब्रॉयलर और लेयर का यूज हो रहा है। कुछ यहाँ पर फार्मिंग देखो, इंडिजीनियस लोकल बर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, कौन कौन से बेटा, है ना। तो ये अशील है, ये कादानाथ है ना, और यहां पर जो है कौन सी है, ये एग्जोटिक। एग्जोटिक में आप पढ़ोगे क्या है, ये व्हाइट लगून बहुत महंगी होती है, ब्लैक मोगरा, है ना। है ना, एंड ये क्या है, ब्रह्मा है, चीता चौंग है, देन पूना आइलैंड रेड एंड प्लायो मट। ये कुछ प्रकार के इनकी वैरायटीज है ना। कुछ तो इंडियन लोकल है और कुछ क्या है, फॉरेनर्स हैं। चलिए तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना। देखो बेटा पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि ना क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाता है कि उस चैप्टर को, उस टॉपिक को ना आपको किस तरीके से पढ़ना है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन देखने से क्या आपके सामने ना एक एनालिसिस होता है कि हाँ ये टॉपिक है, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, आपको लिखना कैसे है। तो ये
आइडिया लगता है ना। तो कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस को ना जरूर पढ़ा करो। चलिए तो एक क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, है ना। ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स जो आपने पढ़ा, एंड डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रॉयलर एंड द लेयर इन देयर मैनेजमेंट। तो आपने देखा कि ब्रॉयलर और लेयर्स जो थे, क्या भाई लेयर जो कि एग का काम, एग प्रोड्यूस करते हैं, ब्रॉयलर जो कि क्या काम है इसका बताओ, इसका काम जो है मीट को प्रोड्यूस करना, मीट प्रोडक्शन करना। तो जो लेयर है बेटा, इन्हें ना ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। क्या है, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। क्यों, एग देने के लिए जो हैन है उन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। लार्ज मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, क्या है, लार्ज मैनेजमेंट होता है। और वहीं ब्रॉयलर्स जो है यहाँ पर क्या है कि इतने कम स्पेस है ना भाई, लेस स्पेस में भी इनका काम जो है चल जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस है, आप देख लीजिएगा। चलिए अभी फिश प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैम बहुत हो गया, क्यों फिश नहीं खानी, क्या खानी है ना, पसंद है ना। फिश प्रोडक्शन बेटा साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि साउथ का जो पार्ट है ना, नॉर्थ इंडिया में तो टोटल वेजिटेरियन है, बहुत कमी है जो वहां पर फिश और चिकन मटन चलता है। पर साउथ इंडिया में फिश जो है ना बहुत ज्यादा है, मीट है, चिकन है, बहुत ज्यादा वहां पर कल्चर ही है वहां का। तो चलिए फिश प्रोडक्शन करेंगे। फिश प्रोडक्शन हम दो तरीके से करेंगे भाई। पहले पर समझो कि फिश प्रोडक्शन क्या होता है मैम। ऑफ कोर्स फिशेस का क्या करना, प्रोडक्शन करना। अभी कैसे करेंगे, दो तरीके से करेंगे, एक तो कैप्चर होता है और एक तो कल्चरल फिश प्रोडक्शन। कैप्चर जैसे कि बेटा ये देखो, ये क्या कर रहा है, फिश को पकड़ रहा है, क्यों, अपने खाने के लिए, है ना। कैसे देखो पकड़ रहा है, तो ये है कैप्चर प्रोडक्शन बोलते हैं। और कल्चरल प्रोडक्शंस क्या होता है, कल्चरल फिशिंग, है ना, अल्टीमेटली कल्चरल फिश बोलेंगे। कल्चर फिशिंग यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना और वहां पर फिशेस का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कल्चर फिशिंग कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फिशिंग प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड रेजिंग, है ना, हार्वेस्टिंग एंड रेजिंग फॉर फिश एंड कैन बी डन बाय कैप्चर फिशेस, ठीक है। कैचिंग वाइल्ड फिशेस एंड कल्चरल फिशेस जो है कहाँ पे, कल्चरल फिशेस कहाँ होती है बेटा, ओशियन है ना, जो मरीन ड्राइव होती है वहां पर ये फिशेस की जाती है। तो मैंने आपको समझाया कि कैप्चर फिशिंग क्या होता है, यानी रिवर, पॉन्ड, लेक, वहां पर फ्रेश वाटर बॉडीज में ये फिशेस जो हैं क्या करते हैं, उन्हें पकड़ लिया जाता है, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग फिश एंड अदर aquatic organism from the natural ओशियन, रिवर एंड लेक से, वहां पर वाटर बॉडीज से जो है फिशेस निकाल ली जाती है। पर कल्चरल फिशेस यानी कि, है ना, इन्हीं एक्वा कल्चरल फिशेस यानी एक्वा कल्चर वाटर बॉडीज जो हैं, कहां पर भैया, फिश फार्मिंग, उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है। फिश इज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लाइक पॉन्ड, टैंक एंड इनक्लोजर टू अचीव अ मैक्सिमम यील्ड। एक आर्टिफिशियल तरीके से एक ऐसा इन्वायरमेंट किया जाता है जहां पर इन फिशेस का मैक्सिमम यील्ड किया जा सके, यानी कि उनका हायर प्रोडक्शन किया जा सके, वो कहलाता है आपका कल्चरल फिशेस। और ये कहां पे होता है, तो ओशियन में होता है ना, जहां पर एक्वाकल्चर यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं बेटा, कहां रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो आया समझ में, चलिए आगे बढ़े यहां तक आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम फिश प्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, है ना। तो हार मत माना करो इतनी जल्दी, क्यों हार मान जाते हो छोटी छोटी चीजों पे कि मुझसे नहीं होगा। याद रखना बेटा, अगर सोच लिया कि मुझे करना है और मेहनत करते रहना तो आपसे हो जाएगा, और अगर सोचा कि अरे अब मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूं, तो याद रखना आप वहीं हार जाओगे। तो इसीलिए लगे रहना, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना, हार इतनी जल्दी नहीं माननी है, ठीक है ना। तो लगे रहो। चलिए, एक होता है बेटा मरीन फिशेस और दूसरा होता है इनलैंड। तो मरीन बेटा समझ में आ रहा है, जो वाटर बॉडीज हैं, कहां पर, ओशियन, बड़े लेवल पे ओशियन है ना, आइलैंड है, वहां पर जो है मरीन फिशेस की जाती है। और
इनलैंड फिशेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनलैंड फिशेस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल फिशेस क्या होती है ना, एंड देन ऑफ शोर डीप जो है फिशेस क्या होती। तो चलिए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कुछ पहले इनकी वैरायटीज पढ़ लो। ये कौन सी फिश है, ये पॉम्फ्रेट फिश है। ये जो है टूना फिश, बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली है बेटा, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बोल रहे होगे मैम आपको कैसे मालूम, आप खाते हो क्या? नहीं मैं नहीं खाती, मेरे स्टूडेंट आते हैं, मैं साउथ में ही रहती हूँ, तो वो जब मैं उन्हें पढ़ा रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये फिश बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि वो खाते उनके घरों में आती है ना। और ये है बॉम्बे डक फिश एंड ये है मैकेरल। बाप रे, है ना, फिशेस की कितनी वैरायटीज और महंगी भी होती हैं। क्यों? क्योंकि इन फिशेस से बेटा ऑयल भी निकलता है। क्या निकलता है? ऑयल भी निकलता है इन फिशेस से, है ना। चलिए तो अभी यहां पर हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ जो मरीन फिशेस हैं, क्या मरीन फिशेस है ना, उनमें क्या होता है भाई, उनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो महंगी है, ऑफ कोर्स, है ना, सी वाटर में रहती हैं। अब भाई और कौन कौन सी फिशेज हैं? मलेट्स हैं, बेती है ना, पील, स्पॉट, देन शेल्फ, कैसे कैसे नाम है ना, अजीब से नाम है, सेलफिश सच एज प्रॉन्स, मशल्स एंड ओयस्टर। बेटा ओयस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ओयस्टर्स जो है क्या कहलाता है ना। तो ओयस्टर जिसे हम कहते हैं, समझो, कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल दे मेक। आप देखते हो पर्ल, पर्ल यानी क्या होता है भाई? पर्ल एक ऐसा होता है जिससे मोती निकलता है। क्या है? उस फिश के अंदर से क्या निकल रहा है? मोती निकलता है, उसे बोलते हैं पर्ल, है ना, पर्ल। ओयस्टर, ओयस्टर यानी कि देखते हो वीडियोस में कुछ देखते हो कि कुछ फिशेस जो हैं अपने अंदर से क्या है, मोतियों को निकालती है, और वो मोती बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, है ना। तो वो चीज जो है ना क्या कहलाती है? ओयस्टर कहलाती है। और ये कुछ फिशेस है जिसके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वही ये फिशेस रखी हुई है ना। मजा आ गया मैम पढ़ के आज तो, है ना। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अभी हम, तो अब हम इनलैंड फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैम बहुत लंबा, फिशेज कितने प्रकार की होती है, बहुत टाइप की होती है, खाने का तो मन नहीं करने लगा ना कि फिश खाना है, नहीं, है ना। चलिए तो क्या होता है इनलैंड फिशिंग, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। फिशेस को अल्टीमेटली क्या है बेटा, वाटर बॉडीज से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब वहां से निकाला जा रहा है। अब ओशियन वाली नहीं, है ना, ओशियन वाली नहीं, क्योंकि ओशियन में क्या होता है बेटा, सॉल्टी वाटर होता है ना, सॉल्टी वाटर। ओशियन कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होता है। तो हम वहां से नहीं, फ्रेश वाटर बॉडीज, जो रिवर है, रिवर का पानी कैसा होता है? फ्रेश वाटर बॉडीज होती है ना। तो एक्सट्रैक्टिंग फिश अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनलैंड वाटर बॉडीज, कौन कौन से वाटर बॉडीज होगी? तो यहाँ पर लेक्स होंगे, रिवर होंगे, पॉन्ड होंगे, है ना, क्योंकि इसका वाटर जो है कैसा होता है बेटा, फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, एस्चुरीज एंड लगून। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिश है, ये कहलाता है इनलैंड फिशिंग। तो आप देखते हो यहाँ पे देखते हो बेटा, एस्चुरीज है, डेल्टा है ना। यहां से आप पढ़ते हो, यहाँ पे क्या है बोलो, लक्षद्वीप है, यहाँ क्या है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर ना फ्रेश वाटर बॉडीज में क्या है, ये फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी फिशेज हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा नजर देख लेते हैं। ये यहाँ पर है ना, कौन कौन सा, रोहू है, कटला है, ग्रास कार्प है एंड कॉमन कार्प है। तो ये जो है फ्रेश वाटर फिशेज जो है पॉपुलर है, बहुत ही चलन है, बहुत वैरायटीज है बेटा इनकी, बहुत ज्यादा वैरायटीज है। चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ की मोर स्पीशीज इन फिश पाउंड। कंपोजिट फिश क्या होता है मैम, थोड़ा सा कंपोजिट फिश के बारे में बता दीजिए, है ना। अरे थोड़ा सा सब्र तो रखो बाबू, बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझते हैं। कंपोजिट फिश बेटा यानी कि एक ही एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल तरीके से, क्या, एक तो मेरा ये बोर्ड है ना सरकता नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझसे ऑपरेट करते भी नहीं आता ना इतनी जल्दी।
हाँ समझो, एक ऐसे पॉन्ड में एनवायरमेंट में क्या है, फिशेस जो हैं क्या है, बोलो, एक ही इन्वायरमेंट में बहुत सारी फिशेस है, क्या है, एक ही इन्वायरमेंट में बहुत सारी फिशेस है, ठीक है। तो पता है एक चीज क्या है कि ये फिशेस जो हैं क्या कंपीट नहीं करती, ये जो फिश है ना फूड के लिए, है ना, फूड के लिए क्या है, कंपीट जो है नहीं करती। क्यों बेटा, ये जो है सरफेस वाटर बॉडीज हो गई, ये वाला जो है ये क्या है, सरफेस, ठीक है, सरफेस वाटर बॉडी हो गई। ये जो है मिडिल हो गया, क्या हो गया, ये मिडिल जोन हो गया वाटर बॉडीज का, और ये क्या हो गया, ये बॉटम हो गया, ये जो है वो क्या हो गया, बॉटम, है ना। तो देख रहे हो फिश, तो यानी कि कम पानी में ज्यादा फिश का प्रोडक्शन करना, क्या है ना। मैम आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। समझते रहो कि कम पानी में ज्यादा जो है फिश का प्रोडक्शन करना। अब देखो एक ही मतलब एक ही पॉन्ड में इतनी सारी फिशेज है, अब फूड के लिए वो बिल्कुल भी क्या है, कंपीट नहीं करती, लड़ती नहीं है बेटा। कंपीट यानी कि फूड के लिए जो है वो बिल्कुल भी नहीं लड़ती। ऊपर वाली फिश जो है वो क्या है, अपने सरफेस में जो भी उसको मिलेगा वो खाएगी, जो मिडिल वाली फिश है ना, यहाँ पर जो फूड होगा वो खाएगी, और जो नीचे बॉटम में है जो फिश है तो उसको जो मिलेगा वो खाएगी। यही कहलाता है कंपोजिट फिश, ठीक है, यही क्या कहलाता है बेटा, कंपोजिट फिश। तो इसके ना कुछ नाम दिए हुए हैं, है ना। तो कौन सा है, डू नॉट कंपीट फॉर फूड अमंग दैम हैविंग, वो फूड के लिए कंपीट नहीं करती। सरफेस में आपको कौन मिलेगा बेटा, कटलास, है ना, सिल्वर एंड कार्प, ये देखो, ये है ना, कटलास, सिल्वर, कार्प एंड रोहू, ठीक है, रोहू, ग्रास्प, कार्प, ये कहां पर है बेटा, मिडिल फीडर है, बीच वाला खाना खाती है, कहां, बीच वाला खाना खाती है। और जो बॉटम में आपको दिख रहा है ना, कॉमन एंड मृगल, कैसे किसी नाम है ना, हाँ ये है मृगल और ये है कॉमन कार्प, ठीक है। तो आया समझ में यहां तक, आगे बढ़े, आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है बी कीपिंग, बस लास्ट थोड़ा सा चल रहा है बी कीपिंग। बेटा फार्मर जो होते बहुत होशियार होते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना, क्योंकि इनकम बढ़ानी है बेटा, है ना, क्योंकि पैसा बोलता है। तो फार्मर जो है वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, किसके लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या कर रहे हैं, बी कीपिंग का प्रोडक्शन करते हैं। अब इस बी कीपिंग का प्रोडक्शन जो है बेटा कैसे करेंगे तो हम देखेंगे। अल्टीमेटली हनी बी जो है मैन मेड हाइव, है ना, मैन मेड हाइव फॉर द पर्पज से किया जाता है। हनी प्रोडक्शन जो है बी वैक्स हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉप पॉलिनेशन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर, फार्मर के लिए क्या है बेटा, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। अब देख रहे हो कि जो ये हनी लेके आ रहे हैं ये कहाँ से आती है, ये पोलन ग्रेन, ये जो बी है ना, फ्लावर्स के पास जाके पोलन लेती है और वो अपने छत्ते में लाकर वो क्या करती है, स्टोर करती जाती है, स्टोर करती जाती है ना। चलिए अपेरी क्या होता है, इसकी भी बेटा दो वैरायटीज होती है, अपेरी और बी फार्मिंग। तो देखिए एक तो इंडियन भी होती है और एक इटालियन भी होती है। यहाँ पे दो प्रकार की बीज की वैरायटीज आप पढ़ोगे। लोकल वैरायटीज बी यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, अपेरीस इंडिका, ठीक है। चलो अभी इंडियन वाले में पढ़ेंगे, डोरसाता, है ना। ये देखो कि ये जो बी है बेटा ये फ्लावर के पास जाके क्या ले रही है, पोलन लेके आती है और अपने छत्ते में, छत्ता बोलते ना उसको, तो वहां पर क्या है ला के स्टोर करती रहती है, ठीक है। देन रॉक बी, फ्लोरी, लिटिल बी, ये कुछ इंडियन बीज के नाम्स है। और वहीं पर अगर इटालियन बी की बात करेंगे तो मेलिफेरा है ना, जो कि ब्रॉड टू इंक्रीज यील्ड ऑफ द हनी। जो ये इटालियन बी है इसकी ना बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, क्या कर रहा है बेटा, ये जो इटालियन बी है बहुत ज्यादा हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा मतलब ज्यादा हनी जो है ना कलेक्ट करती है। इंक्रीज, देखो इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, हनी जो है ना उसका क्या कर रही है ये, है ना, इंक्रीज, उपज ज्यादा करती है, मतलब ज्यादा लेके आती है वो। फिर हनी बी कलेक्शन, उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा कलेक्ट करती है ना। दे स्टिंग लेस,
काटती नहीं है, जैसे क्या है काट देती ना, बी काट देती, कितना स्वेलिंग हो जाता है, इतना 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 स्वेलिंग हो जाता है। तो ये बी ना डंक नहीं मारती है ना, लेस करती है। एंड दे स्टे इन अ बी इन हाइव फॉर द लॉन्ग, और लंबे समय तक वहां पर जो है रहती है। तो ये था बेटा अपेरी के बारे में, है ना। तो आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। यहाँ अभी कुछ क्वेश्चन, अभी आपने पढ़ लिया इतना, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, है ना। मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कि इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जो है क्या होता है। तो ये क्रॉप रोटेशन है और इंटर क्रॉपिंग है ना। इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन बेटा आपने पढ़ा है कि 1 ईयर में क्रॉप को रोटेट करना, क्या क्रॉप को जो है रोटेट करना, है ना। यहाँ पे कुछ हमने क्या कर दिया बेटा, पहले तो वीट कर दिया, फिर उसके बाद हमने राइस कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, पल्सेस कर दिया, ठीक है, फिर हमने पीनट कर दिया। क्या कर दो आप, पीनट कर दो, या फिर मटर को कर दो, है ना। क्रॉप रोटेशन हो जाता है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक रो में क्या करेंगे आप, किसी, है ना, क्रॉप को क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अदर, है ना, किसी दूसरे का करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला आएगा, है ना। फिर यानी मैंने आपको समझाया ना कि ये ऑड इवन में करते जाना, है ना। जो फर्स्ट में करा उसको थर्ड में करो और उसको फिफ्थ में करो। तो ये क्या था, इंटरक्रॉपिंग था। आया समझ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन है जेनेटिक मैनिपुलेशंस, हाउ इज यूजफुल एग्रीकल्चर पैरासाइट। ये भी पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा बेटा, जेनेटिक यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा आपने। क्या पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है ना, कि दो प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग करोगे तो एक नई स्पीशीज जो है क्या है, बनती है। ये क्या कहलाती, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्यों, क्योंकि जिससे वो क्या है, मतलब बारिश नहीं भी होगी, टेम्परेचर ज्यादा है ना, और डिसीजेस सब चीजों से फाइट कर सके। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और है बी कीपिंग का, कि फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस व्हाट इज द कॉमन पोल्ट्री फिशेस एंड बी कीपिंग। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप। चलिए फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस व्हाट इज द कॉमनली, ये हो गया। चलिए यहाँ पे ना हम कुछ थोड़े से क्या देखते हैं, बोलो, एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो नॉटी बॉय इधर देखो, मुझे क्या देख रहे हो, इधर क्वेश्चंस को देखो। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंड ओलिव यील्ड प्लांट, भाई क्या है, सनफ्लावर है ना, लेंटिल नहीं, कॉलीफ्लावर, भाई कॉलीफ्लावर से तो हम मंचूरियन खा रहे हैं ना, एंड हिबिस्कस नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, सनफ्लावर से आपको क्या मिलता है बेटा, ऑयल यील्ड, है ना, ऑयल की उपज की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक ब्रेड ऑफ पोल्ट्री वर्ड, तो किसका भाई, व्हाइट लगून, है ना, व्हाइट लगून, लेग्रॉन, है ना, जो कि क्या है, पोल्ट्री बर्ड जो है प्रोडक्शंस किया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स पीस ऑफ लैंड प्री प्लांट सेशन इज नोन एज, क्या कहलाता है, 2 or more क्रॉप्स, तो वो क्या कहलाता है बेटा, अभी जस्ट मैंने कराया क्रॉप रोटेशंस। ठीक है, कि एक ही खेत में, है ना, क्या करना, एक के बाद एक जो है मिक्स करके कर देना। ठीक है ना। फिर क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम, एग्जाम्पल ऑफ किसके हैं बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्या कहलाता है, ये मैक्रो न्यूट्रिशंस है। बहुत सारे 13 टाइप के न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, और माइक्रो कम में भी काम चला लेता, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिशंस भी ज्यादा चाहिए उसको। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शंस ऑफ फिश कॉल्ड, क्या कहलाता है भैया, फिशेस जो है ना, तो क्या कहलाता है, पिसीकल्चर, क्या कहलाता है, पिसीकल्चर। ठीक है, एक्वाकल्चर बेटा ये तो ओशियन में किया जाता है, एपीकल्चर भी नहीं है, सेरिकल्चर भी नहीं है, तो क्या कहलाएगा, पिसीकल्चर। चलिए तो यहां पर चैप्टर जो है खत्म होता है। अल्टीमेटली बेटा फार्मर्स जो है गेट्स मनी फ्रॉम द क्रॉप्स, इस फार्मर ने इस क्रॉप से बहुत सारा पैसा उसको मिल गया है, क्योंकि फार्मर जो है उसने क्या क्या किया है, उसने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, फिर उसके बाद ये जो है फार्मिंग करना शुरू करता है। जब फार्मिंग कैटल की फार्मिंग करता है तो वहां पर शेल्टर मैनेजमेंट देखता है, क्यों, क्योंकि
एनिमल्स को स्किन डिसीजेस से जो है उसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है ना। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन दिया जाता है। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में भाई 2 प्रकार की थी, ब्रॉयलर्स थी और लेयर्स थी। लेयर यानी एग का प्रोडक्शन करना, ब्रॉयलर यानी कि बोलो मीट का प्रोडक्शन करना। ठीक है, हमने 2 एनिमल के बारे में पढ़े थे। कैटल फार्मिंग में 2 एनिमल पढ़े थे। क्या पढ़ा था? मिल्च एनिमल और ड्रॉ एनिमल। मिल्च एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करता और कैटल एनिमल जो कि ड्रॉ, है ना, ट्रिलिंग के टाइम पे एज अ लेबर के तौर पे वो यूज किए जाते हैं। 2 फार्मिंग है ना, कैटल फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। अब फिश का प्रोडक्शन किया जाएगा। फिश प्रोडक्शन किया जाता है बेटा, क्यों? एक तो कंपोजिट फिश जो कि एक हम पढ़ते बेटा कल्चरल जो कि आर्टिफिशियल तरीके से वाटर बॉडीज में उनको क्या है, उनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। कैप्चर यानी कि उन्हें क्या है, एनवायरनमेंट से कैप्चर कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है। कंपोजिट हमने फिश के बारे में पढ़ा, यानी कि एक ही वाटर बॉडीज में बहुत सारी फिशेस जो हैं पाई जाती हैं, यानी कि कम पानी में ज्यादा फिशेस का प्रोडक्शन किया जाए। उसके बाद हमने पढ़ा बी फार्मिंग, यानी कि शहद जो स्वीट है, डेंस है ना। शहद कैसा है? स्वीट है, डेंस है ना। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि बी फार्मिंग जो है इटालियन फार्मिंग जो कि डंक कम मारती है ना, और ज्यादा पॉलिनेशंस लेके आती है, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखती है। तो ये थी चैप्टर की पूरी कहानी। आई होप चिल्ड्रन यू एंजॉय दिस चैप्टर, है ना। तो हमारा और आपका साथ जो था यहीं तक था। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। और फार्मर ने बहुत सारा प्रोडक्शंस किया, बहुत सारा पैसा मिला। अब फार्मर जो है बोलता है पैसा ही तो बोलता है, तो इसीलिए बेटा इसी पैसे के लिए आपको पढ़ना है, लगे रहना है, ताकि कल आप जो है ना किसी कहीं हायर पोजीशन में जाके कुछ अच्छा अचीव कर सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।